ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो अब ग्लोबलाइजेशन सिर्फ मार्केट्स की नहीं है, देयर इज आल्सो ग्लोबलाइजेशन इन एकेडमिक्स, राइट? टुडे अगर आप चाहें, मुझे ऐसे लगता है हम में से हर किसी को एक टीचिंग असाइनमेंट जरूर लेना चाहिए बाहर, एंड देन वी शुड टेक अप देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कम होम एंड अप्लाई दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस हियर। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं बहुत अच्छे जर्नल्स जो हैं वो यूएस और यूके से आ रहे हैं। इनफैक्ट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो हैं टाइम्स हायर एजुकेशन में इस समय, वो यूएस या यूके की हैं। एंड देन चाइना इज ऑल्सो कमिंग अप। सो यूएस, यूके, चाइना एंड यूरोप, ये ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, और यूरोपियन कंट्री, कुछ ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं विच आर परफॉर्मिंग फेयरली वेल इन एकेडमिक्स। इनकी यूनिवर्सिटीज, इनके जर्नल्स, दे आर वेरी गुड। और हमारे केस में हमारे आईआईटीज और आईआईएम्स, दे आर गेटिंग इनटू टॉप 200, टॉप 300, बट वी आर नॉट मेकिंग आवर वे इनटू टॉप 10। कि टॉप 10 की जो आपका वो रैंकिंग होता है, वो फ्रेमवर्क होता है, वो तब होगा अगर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन इंक्रीजेस। एंड लाइक वी सेड, नॉट जस्ट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी। अच्छे जर्नल में पेपर हो, राइट, तो वो बेहतर होता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वैल्यू चेन, टुडे वी प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड डिजिटल इकोनॉमी, राइट, हमारी डिजिटल इकोनॉमी ग्रो हो रही है। टुडे वी आर इवन ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम से स्विगी, जोमैटो, वॉट एवर। हम ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं ब्लिंकिट से। तो ये सारा डिजिटल इकोनॉमी है। ये कुछ रीजंस है आपके ग्रोथ रेट के। बट जो सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज रिसर्च। अभी हमने कंट्री रैंकिंग्स देखी थी, research and development. This is the most important thing if you want your economy to grow. तो हमें ऐसा लगता है एज टीचर्स हमारी क्या ही कंट्रीब्यूशन होगी इकोनॉमिकली। यू कैन कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली बाय डूइंग योर रिसर्च, बाय पब्लिशिंग योर पेपर्स इन गुड जर्नल्स। ये आपका कंट्रीब्यूशन है टू योर कंट्री। अब रिसर्च क्या है आप सब लोगों को पता है, बट जस्ट टू गिव अ ग्लिम्स, इट इज एक्चुअली अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन in the study of materials and sources to establish facts and reach new conclusions। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। अनफॉर्चुनेटली अभी हम देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ मेरे पियर्स जिन्होंने पीएचडी खत्म करी है, या वो लोग जो पीएचडी में एनरोल कर रहे हैं, उनको ऐसे लगता है कि हम पीएचडी करें या कोई रिसर्च पेपर लिखें तो एक सिंपल टॉपिक उठाएं, उसके ऊपर फटाफट रिसर्च करें और उसको छपवा दें। अगर आप नई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे हो, आप फैक्ट्स जो कि अननोन है उसको एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हो, तो उस रिसर्च का फायदा ही क्या है? रिसर्च में आप जो एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं आप उनको भी चैलेंज कर सकते हो। दिस इज व्हाट रिसर्च इज। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। आई एम अ रिसर्चर इन फाइनेंस, आई एम अ स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ फाइनेंस। तो हम ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में थ्योरीज पढ़ते आते थे फाइनेंस की। तो थ्योरीज में लिखा होता था, अलग अलग थ्योरीज है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की। और जैसे आप जानते हैं जब भी कोई थ्योरी बनती है तो जिसने वो थ्योरी बनाई है वो एक सेट ऑफ अजम्पशन भी आपको देता है कि मैंने इन चीजों को अज्यूम किया है और फिर वो थ्योरी बनाई है। वो थ्योरी भी एक रिसर्च का काम है, ठीक है, बट वो थ्योरीज बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है और आपको करिकुलम में पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज के। तो थ्योरीज में, फाइनेंस की थ्योरीज में एक अजम्पशन होती थी कि इन्वेस्टर इज ऑलवेज रैशनल, ठीक है। तो अब आप कह रहे हो इन्वेस्टर इज ऑलवेज रैशनल, यानी कि इन्वेस्टर है तो ह्यूमन बीइंग ही, कोई भी इंसान कंप्लीटली रैशनल कैसे हो सकता है? और दूसरी चीज, अगर आप फाइंडिंग्स, रिसर्च पेपर उठाओगे न्यूरोलॉजी के, है ना, साइकोलॉजी के, क्लिनिकल साइकोलॉजी के, इनके रिसर्च पेपर्स उठाओ तो वहां पे बड़ी क्लियर वो बात कहते हैं, होमोसेपियन इज बाउंड टू बी इरेशनल एंड ससेप्टेबल टू इमोशंस। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो, अगर आप एक होमोसेपियन हो, तो आपको इमोशन भी फील होंगे और आप बहुत बार इलॉजिकल भी होंगे। अब आप सोचिए एक इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट कर रहा है तब जब मार्केट अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, एक फ्रेंजी में है मार्केट, एक वॉलेटिलिटी में है, कुछ भी स्टेबल नहीं है और उसको स्ट्रेस भी हो रहा है।
स्ट्रेस से एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल भी रिलीज हो रहा है ना, उसकी अपनी बॉडी काम कर रही है, माइंड काम कर रहा है, उसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो अच्छे हो सकते हैं, ट्रॉमेटिक हो सकते हैं। तो ये सब चीजों को नजरअंदाज करके आपने सिर्फ ये कह दिया कि इन्वेस्टर इज ऑलवेज रैशनल, तो गलत बात है। तो एक फील्ड बनी फाइनेंस की जिसको हमने नाम दिया बिहेवियरल फाइनेंस, उसमें हमने कुछ डेटा बेस्ड रिसर्च करनी शुरू की और कहा कि देखो इन्वेस्टर इज नॉट रैशनल। तो एक स्टेप आगे मैंने ट्राई करने की कोशिश करी कि हम काम करें न्यूरो फाइनेंस में। अब न्यूरो फाइनेंस एक ऐसी फील्ड थी जिसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है, नेशनली तो बहुत कम, इंटरनेशनली भी बहुत कम। तो ऐसी कुछ फील्ड है जैसे न्यूरो इकोनॉमिक्स, न्यूरो मार्केटिंग, ये क्या है? न्यूरो फाइनेंस बता देती हूँ, आप सब लोग इन्वेस्ट करते होंगे या आपके आसपास लोग इन्वेस्ट करते होंगे। तो जब कोई इन्वेस्ट कर रहा है, अगर हम रियल टाइम में पता चल लगाएं कि उनकी बॉडी में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, उसको बोलते हैं न्यूरो फाइनेंस। न्यूरो फाइनेंस का मतलब है, अगर एक इन्वेस्टर है, ठीक है, आपने उसके हाथ में घड़ी डाल दी जो कि उसकी हार्ट बीट चेक करेगी, और आप एक ग्राफ बना ले कि जब इन्हें लॉस होने वाला था इनकी हार्ट बीट बहुत ऊपर थी, या क्योंकि ये बहुत ज्यादा डर गए तो इनको थोड़ा सा लॉस हो गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डर गए तो इन्होंने बड़ा डिफेंसिव जगह पे अपना पैसा डाला। उसको बोलते हैं कि आप एक रिसर्च करो, आप एक्चुअली देख रहे हो कि वो चीज जो पहले कभी स्टडी नहीं हुई, क्या आपकी बॉडी का कुछ इम्पैक्ट है जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो। आप इसके अंदर अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करते हो, आप एक एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो ताकि आप फैक्ट्स एस्टैब्लिश कर पाओ और नई कंक्लूजन पे पहुंच पाओ। अगर ऐसी आप कोई रिसर्च करते हो तो उसमें आपका पेपर, आप दुनिया के बढ़िया से बढ़िया जर्नल आपका पेपर छापेगा, हो ही नहीं सकता कि पेपर ना छपे। सो इट्स जस्ट कि आप कितना क्रिएटिव होके सोच सकते हो, कितनी चीजों को चैलेंज कर सकते हो। रिसर्च में बेस्ट बात यह है, कोई भी चीज रूल्स नहीं है उसके अंदर, इट इज ऑल वेरी क्रिएटिव। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक ट्रेडर थे, मतलब जो कि बाद में रिसर्चर बन गए। इन ट्रेडर का नाम था जॉन कोट्स। ठीक है, तो जॉन कोट्स एक ट्रेडर थे जो कि इंट्रा डे ट्रेडिंग करते थे। इंट्रा डे ट्रेडिंग का मतलब है सिंगल डे में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स या जो भी है ना। तो इन्होंने क्या किया, तो जब ये रिसर्चर बने तो इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट इतना फेमस हुआ और बेस्ट जर्नल में छपा, और आज भी उसके ऊपर इतनी साइटेशंस हैं। उस पेपर का नाम है फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मार्केट्स। तो अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक महीने तक जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों का सलाइवा सैंपल लिया, सुबह मार्केट शुरू होने से पहले और दोपहर को स्टॉक मार्केट खत्म होने के बाद। स्टॉक मार्केट अप्रोक्सीमेटली सुबह 9 से शाम के 3 बजे तक चलती है। तो उन्होंने सलाइवा सैंपल लिया इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का एक महीने तक, और हर दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर को, सो बिफोर द मार्केट स्टार्टेड एंड आफ्टर द मार्केट एंड्स। तो उन्होंने इस तरीके से सलाइवा सैंपल लिए, और बाद में इन सलाइवा सैंपल को यूज किया 2 हॉर्मोन्स की स्टडी करने में। पहला था कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज योर स्ट्रेस हार्मोन। तो आपकी बैक साइड पे किडनीज हैं, और किडनीज के पास ये हार्मोन रिलीज होता है, इसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों में जितना ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा था, वो उतना ज्यादा डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इवन इफ किसी दिन पे प्रॉफिट कमाने का चांस अच्छा था, वो फिर भी डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जिन लोगों की बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज हो रहा था, वो उन दिन में भी जिस दिन रिस्क था, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। दिस इज ऑल अबाउट योर बॉडी। दूसरा उन्होंने जो हार्मोन पढ़ा वो था टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स में पाया जाता है। तो जिस मेल इन्वेस्टर में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा था, तो उसने उन्होंने देखा वो उतनी ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जिसमें टेस्टोस्टेरोन कंपैरेटिवली कम था, वो कम रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। टेस्टोस्टेरोन से लोगों के अंदर अग्रेशन और कॉन्फिडेंस आ रहा था, कम टेस्टोस्टेरोन से वो अग्रेशन और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था। तो ये उन्होंने रिसर्च से पता लगाया, एंड दिस वाज पब्लिश्ड एंड दिस वाज वेरी वेल साइटेड, राइट। तो
तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और हमें इस तरीके की रिसर्च करने में जरूरी नहीं है कि आपको रिसर्च करने में हमेशा हेवी फंडिंग चाहिए। जॉन कोट्स ने जो रिसर्च करी उसके अंदर सिर्फ सलाइवा सैंपल था और एक बीकर, जिसके अंदर आप वो सलाइवा लोगे, जितने लोग उतने बीकर्स, सिर्फ वो बीकर की कॉस्ट जितनी होगी जिसके अंदर सलाइवा लेंगे उतनी थी, उसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं थी, है ना। बाकी सब तो वो खुद उनकी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी। रिसर्च है ये, आप चैलेंज कर रहे हो चीजों को, नोशंस को जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, राइट। सो अंटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग समथिंग विच इज मेकिंग अ डिफरेंस, तो हम कैसे करेंगे? हमारा जनरली फोकस रह जाता है मैं उस जर्नल में छपवा दूं। अगर मेरा फोकस हो कि मैं क्या नया काम कर सकती हूँ, क्या क्रिएटिव काम कर सकती हूँ, पीपल विल कम आफ्टर यू टू गेट योर पेपर पब्लिश्ड। दिस इज रिसर्च। अब हम सेकेंड सेशन में, मैंने आपको बताया है, हम बात करने वाले हैं टैबलू की, है ना, डेटा एनालिसिस की, शुरू से एंड तक सीखेंगे। लेकिन फ्यूचर में जाने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि एक बार जरा हम देख लें कि हमारी लेगेसी क्या है। आज भारत छठे नंबर पे है, 6th रैंक वी हैव इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विच इज वेरी गुड, राइट। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर स्टैंडिंग एट नंबर 1. And how? Because most of the knowledge came from the Ved, the true systems of knowledge and research. देखिए, जब आप ह्यूमन नॉलेज की बात करते हैं, यानी कि द वर्ड वेद हैज कम फ्रॉम द वर्ड विद्या, विद्या मीनिंग नॉलेज, ठीक है। तो वेद को, तो नॉलेज को, विद्या को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नोन एज अपौरुषेयः एंड वन इज द पौरुषेयः. Apaurushaya is a knowledge which is beyond the perception of man and mind. जो नॉलेज पुरुष ने बनाई ही नहीं, द नॉलेज विच इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन वाज नोन एज अपौरुषेयः. एग्जाम्पल, these laws of science and mathematics, ये हम इन्वेंट नहीं कर सकते, ये हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अपौरुषेय नॉलेज, कि हम जितने भी एडवांस हो जाएं ये तो शाश्वत सच है ही है, दिस रिमेन्स ट्रू। एग्जाम्पल, एटॉमिक थ्योरी, वो तो सेम ही रहेगी। एग्जाम्पल, द लॉज ऑफ ग्रेविटी, दे आर अपौरुषेय, दे गोइंग टू स्टे द सेम। द लॉज ऑफ एल्जेब्रा, कैलकुलस, ये सब सेम रहेंगे। व्हेन टॉक अबाउट पौरुषेय, द नॉलेज दैट इज क्रिएटेड बाय मैन, वो चेंज होती रहेगी। एग्जाम्पल, लॉ, लॉ आपका अमेंड होता रहता है, चेंज होता रहता है। द लॉज ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी, उसमें ऐसी चीजें हैं जो चेंज होती जाएंगी, दैट इज पौरुषेय knowledge. And Ved, let me tell you, fall into the category of apaurushaya, something which is not created by man, and so it is eternal and forever. The knowledge in Ved is eternal, the knowledge in Vedas is forever, but हमें उस चीज का पता ही नहीं है। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी वेद की, हमें ऐसा लगता है वेद, दे ओनली टॉक अबाउट स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, क्रिएशन, क्रिएटर, दे डू टॉक अबाउट दैट, बट do they only talk about that? No, that's not true. Ved talk about science, Ved talk about mathematics, Ved talk about profits, profitability, economy, law, warfare, music, dance, everything. I'm going to tell that to you with specific examples. So I'm going to go ahead. पुराने टाइम में रिसर्च, एजुकेशन, ये जो सारी चीजें होती थी, दिस वाज ऑल अबाउट पासिंग ऑफ नॉलेज, एंड यू कैन पास नॉलेज थ्रू श्रुति एंड स्मृति। श्रुति का मतलब है सुनना, एंड स्मृति का मतलब है मेमोरी। आप ये देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर दो पिक्चर्स हैं, जिसमें गुरु है, वो सिटिंग इन द सेंटर, गुरु द एनलाइटेंड सोल, ठीक है, अंडर अ ट्री, एंड द डिसाइपल्स, जो शिष्य हैं, वो आसपास बैठे हैं। दिस इज सनराइज, दिस इज राइट इन द मॉर्निंग व्हेन द एनर्जीज आर हाईएस्ट। तो पुराने टाइम में द मैक्सिमम पासिंग ऑफ नॉलेज वाज थ्रू लिसनिंग एंड थ्रू मेमोरी, because of the yogic system, the yogic culture, you know, the memory of the people, it was very sharp. So you see, you know, बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि हमें आज भी नहीं पता, बट वेद, दे टेल यू अबाउट इट। तो आई कम बैक टू माय presentation.
सो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो स्लाइड के अंदर, दिस इज अ वेरी पावरफुल विजुअल, पावरफुल फिगर। आप देखो कि द काइंड ऑफ पर्सन हु इज अ गुरु, तो गुरु का काम पुराने टाइम से लेके अभी तक इट वाज नॉट जस्ट डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, उनका काम सिर्फ नॉलेज को पास ऑन नहीं करना था, उनका काम नॉलेज को बढ़ाना भी था थ्रू रिसर्च। सो रिसर्च हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर थ्रू टाइम्स इमेमोरियल, राइट? Obeisance to the Guru. In Indian culture, Guru is given the highest pedestal. हम कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurve Namaha. If you translate this to English, it literally says Guru is the Brahma Vishnu Mahesh. Guru is Sakshat Param Brahma. Guru is the eternal, and I bow down to my Guru. I bow down to the teacher. So this is the respect that in Indian culture a guru is given, and in return it is our responsibility that we add to, the work of knowledge that we do not just teach, but we also add to the knowledge of the people around. This is how we can repay back the society the kind of respect it gives us. I'll come here. We are talking about, we will be moving from backwards to right now, to how AI is looking right now, artificial intelligence. But it's also very important to talk about Ved. Like I told you, Ved do not just talk about the spirit and the spirituality, they talk about much more than that. So here is the example. We have four Vedas. We have the Rig Ved, the Sam Ved, the Yajur, and the Atharva Ved. Okay, so Ayurveda has come from the Rig Veda. Ayurveda means the study of Ayu, the study of body, the study of age has come from Rig Veda. So in Ayurveda, there are two branches. One is medicine and one is surgery. Everything in Ayurveda has come from the Rig Veda. Now, the preliminary, if you see Rig Veda, it talks about Atma and Paramatma. But when you read Rig Veda in its entirety, it talks about the human physiology, the human body. Rig Veda, in the beginning, only the beginning of time, it was system. They talked about the gastrointestinal system. They talked about if there is any, anything that goes wrong with these systems, what are the medicine, how you can treat it with surgery. In fact, you will be very surprised to know that the first plastic surgeon of the world was there in India. He was ऋषि सुश्रुत. ऋषि सुश्रुत ने आयुर्वेद में उनका इतना ज़्यादा, he was so trained in that he was a very good cataract surgeon. वो cataract surgery बहुत अच्छी करते थे, and he was a very good plastic surgeon as well. So पुराने टाइम में जो राजा महाराजा थे, kings, used to give punishment. से for example किसी का नाक कटवा दिया, किसी का ear, उन्होंने वो करवा दिया, तो उस टाइम पे people would travel around the world to Rishi Sushrut कि आप हमारी सर्जरी कीजिए. And this entire knowledge he gained from Ayurveda, and the Ayurveda has come from the Rig Veda. So you see the modern science, all the concepts that we are talking about right now in modern sciences are also coming from the Rig Veda, but we as Indians, we do not know कि इसके अंदर था क्या. तो ये ऋग्वेद के अंदर था. ठीक है, ऋषि सुश्रुत की अगर आप बात करो, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ टीचर, बट ही वॉज ऑल्सो अ रिसर्चर. उन्होंने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखी ऑन सर्जरी, and its name was Sushrut Samhita. So he wrote Sushrut Samhita, right? So he was not just limited to being doctor and being a teacher, he was also a researcher and a writer, author who authored his knowledge ताकि वो आगे pass on हो जाए. Samved, the second Ved. Samved talks about Sangeet, music, the aesthetics, the study of aesthetics comes from the Samved. The Yajurved talks about the warfare strategies. कुछ strategies हैं, देखिए कुछ चीजें हैं जो बदल जाएंगी. पुराने times में they were using
the different kinds of weapons. Today we are using different kinds of weapons. Yes, the study of weapons can change, but what does not change is how you should formulate a strategy in a war. आप एक सिचुएशन ऑफ वॉर में हैं, आप अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, एक स्ट्रेटेजाइज कैसे करोगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे करोगे, ऑल दैट कम्स फ्रॉम द यजुर्वेद, राइट? बिकॉज यू आर इन अ democracy, you are, when you are in the world, you have to defend your territories, you have to defend your territories in terms of land, water, air. How would you do that? That comes from the Yajurved. And finally, Atharva Ved. Atharva means profits and economy. So Arthashastra was written from the knowledge that we got from Atharva Ved. So if you understand Ved today also properly, you can write volumes of books which would be very relevant, and the top publishers of the world will be wanting to get that published. The problem is हमें खुद ही नहीं पता है. एक तो लैंग्वेज एक बैरियर है, हम उतनी sophisticated संस्कृत को समझ नहीं सकते. दूसरा, our interest is also a barrier. हमें ऐसे लगता है कि हमें अपनी लेगेसी से कुछ मिल नहीं सकता. Like I told you, पुराने समय में, especially in India, the passing of knowledge was through Shruti and Smriti, listening and memory. तो हमारा कुछ काम well documented हो नहीं पाया, इसकी वजह से हम भूलते गए. And if you see the Western scholars, the Greek scholars, उनका काम was everything on paper and it was well documented. तो हमें आज भी लगता है कि mathematics के कुछ बड़े sophisticated concepts Greek philosophers से आए हैं, Western thinkers से आए, which is not true. Those concepts had already been talked about in the Indian by the Indian researchers and academicians. I'm going to give you some example to tell you to look at the academic leadership of India and the researchers of India and the legacy जो उनके साथ आती है. ठीक है, अगर आप researchers, Indian researchers से बात करोगे, the first name that comes to my mind is Bodhyan. Right? आपको याद होगा as kids, and if you're from the discipline of mathematics, हम एक theorem पढ़ते हैं जिसका नाम है Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem, as far as I remember, was for a right-angled triangle, which said that the square of hypotenuse is equal to the sum of perpendicular and the base. So this was a very... Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt in between. Anji? Participants are kindly requested to mark their attendance. Link is in the chat box. Okay. Carry They on, can ma'am. do it simultaneously, sir, or should I Yes, give yes. them a break? No. Break is not required for that. Okay. Thank you. Carry on, ma'am, please. Right. So you talk about Bodhyan. So the Pythagoras theorem, अगर आप discipline of mathematics से आपको पता होगा कि the modern mathematics is resting on this theorem given by Pythagoras. तो हमको लगता है उसका नाम Pythagoras theorem है because it was given by a Greek individual called Pythagoras. That's not true. Hundreds of years before Pythagoras, Indian researcher and teacher named Bodhyan uh, discovered this Pythagoras theorem, and he called it the Bodhyan Sutra. See, there's this book called Bodhyan Sutra. उसके अंदर Pythagoras theorem को समझाया हुआ है, and he named the Pythagoras theorem as Sulva Sutra. Sulva Sutra. So the Vedic Indian scientist and mathematician behind this research of this theorem, Sulva Sutra, was Bodhyan and not Pythagoras. ठीक है, तो हमें ये नहीं पता. We should know it. Then Aryabhat, he is credited with giving zero, which was so important for the entire discipline of mathematics. But Aryabhat did not just give zero, he was also a wonderful astronomer, and his research and contribution in the discipline of geography was par excellent. I'll give you an example. He gave the heliocentric theory approximately 700 to 800 years before it was already given by some Western thinker. Right? What was the heliocentric theory? Geography, अगर आपका discipline है तो आपको पता होगा, there are basically two theories. One is the geocentric theory, the other is the heliocentric theory. So geocentric theory starting में होती थी, जो कहती थी कि जो आपकी अर्थ है, it is in the center
and all the planets are revolving around it. Then they said, no, this cannot be true. So no geocentric, balki heliocentric theory is the right theory. Heliocentrism, they said helio, which is actually the sun is in the center and all the planets revolve around it. So this concept of heliocentric theory was given by Aryabhat hundreds of years before it was given by these Greek people, right? So Helio or Aryabhat never talked about geocentric in the first place. He knew that sun is in the center and all the planets revolve around it. Aryabhat gave the concept of rotation and revolution. He gave the basics of the solar systems, and he did not just have his immense contribution in mathematics, but he also had immense contribution in astronomy and geography. Heliocentric theory पता चलती है उनके एक श्लोक से जो यहाँ पे लिखा हुआ है, source Aryabhatyam, which was his book. This book he wrote at just a tender age of 23. Chapter 4, Shlok 9, right? And this was the Shlok. And the shlok means the sun holds the earth from all the sides with his rays, the heliocentric theory, and this was greatly discussed in proper elaboration. उस समय क्या ही इक्विपमेंट्स होते होंगे, क्या ही साइंस होती होगी, बट जस्ट लुक एट द कैलकुलेशन, लुक एट द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन रिसर्चर्स एंड टीचर्स, right? So they did not just believe in passing the knowledge, they also believed in creating the knowledge, right? So this is the work of a researcher. Brahmagupta, I'll go very quick. So Brahmagupta, he talked about the Brahmasput Siddhantika. He wrote this book called Brahmasput Siddhantika, and he also gave the concept of zero. In fact, he also gave the concept of compounding. अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता होगा कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हैं, तो उसमें एक डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, एक कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है. वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हैज कम फ्रॉम हियर. ठीक है. So this is given by Brahmagupta. Then Bhaskaracharya. Bhaskaracharya was actually the inventor of calculus. So if you know coding, you would know how important calculus is. Calculus का prerequisite knowledge होना बड़ी जरूरी होती है if you want to learn coding. So calculus was given by thousands of years before by Bhaskaracharya in his book Siddhant Shiromani. यहाँ पे I'm giving the names of the book ताकि अगर actually आपको कुछ research करना है, आपको recheck करने हैं facts, you can definitely go on and recheck it. इनफैक्ट कई बार आपको लाइब्रेरीज में ये बुक्स मिल भी जाएंगी. इन माय लाइब्रेरी सम ऑफ दीज बुक्स आर अवेलेबल, right? Bhaskaracharya wrote Leelavati, Grah Ganadhyay, Goladhyay, and so on. So he talked about number systems. Bhaskaracharya had extensive research on decimal system. He had a very good hand in algebra, and he wrote a book called Leelavati on algebra, which was just a compilation of equations and how to solve different kinds of equations. So that he wrote in Siddhant Shiromani. Mahaviracharya developed LCM. So the basic calculation of mathematics is LCM. We think that John Napier developed it. No, Mahaviracharya developed it. अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि तो छोटे छोटे concepts और theories and they are so important that ये जैसे LCM है या Pythagoras theorem है या algebra है, decimal systems है, if they were not there, this discipline of mathematics would not be there. तो जितना काम नासा और इसरो कर रहा है वो शायद कभी नहीं हो सकता था अगर ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं होती. The problem is we as Indians we don't know कि इन सब लोगों ने इन सब चीजों में काम किया है और हम वो क्रेडिट किन्हीं और को दे देते हैं. जब ये सेम बात कोई वेस्टर्न फिलोसोफर करते हैं तो हमें ज्यादा भरोसा होता है उस चीज पे. ये सेम काम जब हमारे किसी इंडियन रिसर्चर ने किया होता है तो हमें भरोसा नहीं होता है, राइट? ऋषि कर्नाद, इनका नाम था ऋषि औलिक्य, ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो. इनको नाम ही दिया था कर्नाद क्योंकि इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी और हमें लगता है केमिस्ट्री की एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी. इट वाज गिवन बाय ऋषि कर्नाद एक्चुअली. सो ही टॉक्ड अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, compounds, how chemical reactions take place in a compound, how do atoms of similar nature combine to form, compounds and so on.
उसकी जितनी भी इक्वेशंस हैं उसके बारे में ऋषि कर्नाद ने बात करी थी। इतना ज्यादा ही वाज पैशनेट अबाउट केमिस्ट्री कि औलिक्य का नाम चेंज होके कर्नाद पड़ गया था। कर्नाद कमिंग फ्रॉम कर्ण विच इज atoms in Hindi. Varah Mihir, he worked in as earthquake prediction. Nagarjun, he was a terrific researcher in metallurgy and chemistry. इन्होंने gold plating technology का इस्तेमाल किया था, ठीक है। he came up with this technology of gold plating. So इधर यहाँ पे लिखा भी है, Indian chemical scientist who discovered the methods for extraction of metals like silver, gold, tin and copper. And finally, medical sciences, Rishi Atre, Acharya Atre and Charak. These were people who have extensively worked in medicine, right? So Atre ने लिखी Atre Samhita और Charak ने लिखी Charak Samhita. Even Charak Samhita is very, very popular in modern day Ayurveda also, right? So medical sciences में medicine में these two people were very good. And Rishi Sushruta, we've already talked about it. He was the first plastic surgeon of India. So you can see on the screen कि वो एक cataract surgery perform करें, and people from throughout the world used to travel to India to get their cataract surgery done. जितना भी मुश्किल cataract हो, he would just cure it. He knew the right kind of equipments, he knew the right kind of medicine, he knew the correct techniques and very sophisticated techniques of surgery. So this was how well equipped India was with this sophisticated knowledge. जब बाहर के civilizations were just evolving, we were talking about mathematics, sciences, medical sciences, surgeries. We were doing all that. So how so कितना academically sound country से हम आते हैं, I think इससे हमें पता चलता है. And we've talked about Chanakya, the kingmaker, the best strategist that we have seen, right? Arthashastra, even today, one of my faculty, one of my senior faculty members in my college told me, she is an economist, she is a teacher of economics, and currently she is working on a research project which is gaining insights from Chanakya's Arthashastra and how they can be applied in modern day economy to make our economy better. तो आप देखिए, we are not just looking future, we're also looking backward wise, and this is, she has got funding from a very good, I think ICSSR से वो funding आई है. So you see that people are wanting to invest into these things because these things are getting published. Right. So Chanakya, in fact, before we go for the break, I would really like to talk about how Chanakya transformed from being Chanakya to Kautilya. His Saptang theory of state is still very, very relevant today. It was a great contribution to not just economy and political science, but even geopolitics. There's the Saptang theory, which is even taught today in the graduation, post-graduation courses of University of Delhi. तो आप ये देखो कि कितने 100 साल पहले रिसर्च की हुई और लिखी हुई ये थ्योरी आज भी कितनी रेलेवेंट है, राइट? तो सप्तांग means 7 ang, 7 elements of a state. So Chanakya said, in 7 elements of a state, Swami stands in the center. Swami in today's scenario could be the president and the prime minister. In yesteryears, it could be the king. Okay. फिर आते हैं अमात्य. अमात्य are the cabinet of ministers. I'm telling in today's perspective. So cabinet of ministers. Then comes Durg. Durg is an unbeatable fort. So Durg basically talks about how can you protect your territory, land, waterwise and airwise. Kosh. Kosh is treasury. Like an individual, we invest our money, right? So similarly, a country also has to invest its money. Present terms में, the treasury of any nation is maintained by the central bank of that country. तो चाणक्य talked about the same treasury और कोष कि आपको actually उसको maintain कैसे करना चाहिए, उसके debit और credit कैसे होंगे. मित्र are the ally countries which can help you,
एंड सो यू शुड नो वेरी स्पेसिफिकली कि आपको अपने allies के साथ कैसे बिहेव करना है और आपको अपने enemies के साथ कैसे बिहेव करना है. दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल डिप्लोमेसी. दंड और बल, विच इज योर आर्मी, आपने अपनी आर्मी को कैसे ट्रेन करना है. फाइनली जनपद. टुडे वी हैव स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरीज. एट दैट टाइम India was divided into 16 Mahajanpads. So these are the 7 elements of a state, and this is basic. This tells us about the internal administration. So Kautilya gave us the concept, talked about democracy. He talked about also he talked about UPSC, right? He talked about the concept of having administrative officers, like today we have IAS officers. So generally we think UPSC, तो ये तो concept ही हमें Britishers देके गए थे. उनसे कई पहले कौटिल्य चाणक्य had already talked about these, not calling them IAS officers. Obviously the terminology was different, but this concept was already given. So the concept of UPSC, the concept of democracy, these modern concepts were with us way before we have known. Okay, so you know, so my point that I have wanted to make with this presentation is that हमें generally ये पता नहीं है how elaborately the Indian researchers and how extensively the Indian researchers have worked, right? And before giving you a break of 10 minutes, I am opening the forum for any kind of suggestions, feedbacks, doubts, questions, discussions, anything. आप अपने आप को unmute कर सकते हो और अगर आप कुछ add करना चाहते हो to whatever I have told you, please feel free. I would love to hear you. Yes, very good morning, ma'am. Good morning, sir. Really, you have given us a lot of enlightenment in our past, and not only past, but our bright past. Bright past. Yes. Thank So you, sir. we are really a substantial cause to feel proud for the Absolutely, sir. knowledge heritage we have. But really, another question is also there, that why can't we inherit this heritage? So why why? But mean application part. Why we failed so much in the application part of our knowledge? Not only in the modern, now we are discovering कि नहीं, इसके पहले तो हमारे यहाँ भी था, हमारे यहाँ पे विमान था, जी. लेकिन हम तो बैलगाड़ी से ही चलते हैं. विमान तो अभी भी still we are not able to manufacture in बिल्कुल. India. So this is like dreamy things. One side, it is one side we are dreamy thing, Yes. and that pathetic condition come through that the applicability, the application part, theory Yes. to the application, that gap, it's still there. And another Yes. thing you mentioned, I really like that we ourselves don't think that we have a rich heritage. When हाँ someone जी. western scholar say that, then we say that, oh, it is very proud. कोई इंग्लिश Yes. नाम आ जाता है तो उससे तो कि हमें लगता है कि there is something substantial into that. But बिल्कुल, same sir. time we also neglect many of the scholar in India, because they don't fall in the right tradition, or what we can say, or indirectly we can say that they don't support the Chaturvarna Yes. system. हाँ जी. Lord Mahavira is there, that he has discovered a lot of knowledge there. Yes, sir. Yes. And the world, the greatest psychologist of the world, as the Western psychologists themselves called, is no other than the Buddha. Yes, And we want to absolutely. something. I mean, all the scholar I see, they want to keep it aside. Isko rehne do, isko rehne do. Yes. So this is also one part that we are not, that we don't feel proud of our own culture. Yes. When we Yes. say that, we are not feeling proud of our own heritage, but same time we are not ready to recognize the knowledge of the our own people, in the modern time also. Yes, sir. This is dichotomy, and I want to Absolutely, discuss sir. this. इतनी सही बात कही है आपने नागेश जी. सर मैं आपके पास भी आती हूँ. Just give me a few moments to answer sir's question. Sir, आपने you have put in such a beautiful food of thought. I think ये हम सबको सोचना चाहिए. But a little answer to your question is क्योंकि आपने जो कहा मैंने actually उसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि जब मैंने first time पढ़ा that we have such a rich heritage research wise academically,
हाउ इज इट कि हमें पता ही नहीं है? तो उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे पहला रीजन ये है कि वेस्टर्न स्कॉलर्स का क्या है, उनका डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत बढ़िया था। उन्होंने कुछ भी काम किया साथ के साथ उसको छपवा दिया। उस समय स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर्स में छपते थे रिसर्च वर्क और वेयर एवर, बट दोज वर पब्लिश्ड सोर्सेज। सेकेंडली दो सोर्सेज वर हाईली रेड। तो बहुत कॉमन था कि आपने कोई थ्योरी पब्लिश करी और विद इन 3 to 4 months लोग उसको स्टडी करके उस थ्योरी का एक बेटर वर्जन रिपब्लिश करते थे। तो उस थ्योरी के ऊपर काम किया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि वो थ्योरी पब्लिश हो गई तो गई। पीपल वुड रीड इट, दे वुड वर्क ऑन इट, चाहे उसको क्रिटिसाइज ही कर देते थे कि ये तो काम नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, वो नहीं है, बट पढ़ते थे। तो जो काम करे उसको भी पता था कि काम ठीक ठाक करो, क्रिटिसिज्म आएगा, आने वाला है। और सर दूसरी बात ये है कि इंडिया में ना हमारी ज्यादा नॉलेज, लाइक आई टोल्ड यू, थ्रू श्रुति एंड स्मृति, मेमोरी एंड हियरिंग, अब वो विद कोर्स ऑफ टाइम जो है वो थोड़ी वैनिश होने लग गई। और तीसरा रीजन सर, वी वर अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। हम ब्रिटिश राज के अंडर इतना रहे हैं। Excuse me, ma'am. This is very latter. Only 1,500. Sorry, Yes, it is only last 2 decades. We can't blame Britishers for our own mistakes. No, no, no. absolutely. So We can't do that. यस, बट द थिंग इज, क्योंकि हमारा जो, मुझे ऐसे लगता है ज्यादातर वो रहा फोकस रहा, वो रहा जस्ट ऑन द इकोनॉमी। उनका फोकस रहा ऑन इकोनॉमी, एकेडमिक्स, ऑल अदर थिंग्स, क्योंकि उनके पास जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत और तरीके की थी। हमारे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी टू एस्टैब्लिश आवर आइडेंटिटी एज अ प्रॉपर सॉवरेन नेशन इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो ध्यान है एकेडमिक्स पे, ये तो बहुत लेट आया है। आई थिंक ये हमारा भी, आप सही कह रहे हो, बहुत ज्यादा फेलियर रहा है टू रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ आवर ओन स्कॉलर्स हु हैव डन। तो अभी भी हम ये कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, पेपर्स आर गेटिंग पब्लिश्ड एंड गुड जर्नल्स आर एक्सेप्टिंग पेपर्स। अगर आपने कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम पर काम किया है, कुछ भारतीय शिक्षा प्रणाली पे काम किया है, वेद, वेदांगास, हाउ यू कैन गेट बेटर नॉलेज फ्रॉम इट, दे आर 100% गेटिंग पब्लिश्ड। तो ये टाइम बहुत अच्छा हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सर, कैन वी मूव ऑन टू नागेश सर प्लीज? Excuse me, Yes, sir. ma'am. Actually, your lecture is very good because of the relevance is from ancient time to present time, not only in ancient time, but also in the science, medical, Yes, sir. administrations, every field we have a scholar in India. But nowadays, this is not huge in our country. We Yes, are going outside the country to get a lot of information and knowledge and degree and certificates. But my opinion is that there is need to a regulatory authority to collect this ancient quality yes, and attached with the modern education system. yes, sir. और एक मेरा और सजेशन है कि आज के समय में जो हमारा पीएचडी होते हैं, जी सर। जनरली ये देखने में मिला है, प्रैक्टिकल में है कि लोग तो पीएचडी कर लेते हैं, थीसिस सबमिट कर देते हैं, बट थीसिस वो रखा जाती है। जी उसका बिल्कुल। जो एवरी जो कोई भी थीसिस ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई रिसर्च करके नहीं आता है। बिल्कुल हर सर। एक थीसिस का अपना एक कंक्लूजन, न्यू कंक्लूजन है। लेकिन हमारे इंडिया में ये मतलब ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं बनी हुई है कि अगर चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे नेशनल लेवल पर हो, एक थीसिस को जो अच्छे तरह से उसका स्क्रीनिंग किया जाए और उसकी पॉलिसी बनाकर गवर्नमेंट उसको या एकेडमिक फील्ड में उसको अप्लाई किया जाए ताकि उसका अचीवमेंट मिल जाए। तो हमें लगता है कि एक थीसिस और रिसर्च के लिए, जैसा हमारे पुराने जो चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र के थे, चाहे विज्ञान के क्षेत्र के थे, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र के थे, तो वो एक मतलब पन्नों में रह गए। और आपके जैसे जब लेक्चर होता है उस दिन ये पता चलती है, और बाकी दिनों के लिए वो पेपर में ही मतलब रख के रहा जाता।
तो आज मेरे रिसर्च भी हो रहे हैं, तो रिसर्च की भी वही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हमारे रिसर्च जो हो रहे हैं, पीएचडी जो हो रहे हैं, उसका कम से कम हमारा ये दरख्वास्त है कि चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से चाहे राज्य सरकार की ओर से ये कम से कम 5-5 रिसर्च ऐसे हाई लेवल पर उसको सेलेक्ट किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि जिस पर्पज से वो रिसर्च किया गया था उसका आउटपुट पब्लिक तक में जाए और हम लोग जी। और मुझे ऐसे लगता है जिस तरह की ऑडियंस है यहाँ पे, सारे इतने मतलब बड़े टीचर्स और रिसर्चर्स हैं, आप लोगों के पास तो सर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि मुझे लगता है अगर आप अपने लेक्चर्स में से 20 to 25% ऑफ द टाइम वो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो उसको थोड़ा रिसर्च करके कि इंडियन स्कॉलर्स ने या रिसर्चर्स ने इसके ऊपर क्या हिस्टोरिकली काम किया हुआ है, तो वो नॉलेज पास ऑन, वो मेन स्ट्रीम में आने लग जाएगी। अदर देन रिसर्चिंग ये भी हम कर सकते हैं। जैसे एक हम कोट करना चाहेंगे मैम इस पर कि 2009 से पहले जब रिसर्च करना रहता था तो लाइब्रेरी में थीसिस रखी हुई रहती थी अलमीरा में बंद करके, और लाइब्रेरियन जिसको चाहते थे प्रोवाइड करते थे, या कभी कभी नहीं भी, वो ऐसा लगता था कि जैसे कोई गोल्ड या कुछ प्लेटिनम करके है जो सबके लिए एक्सेस नहीं होती थी। लेकिन 2009 के बाद जब यूजीसी शोध गंगा का एस्टेब्लिशमेंट किया और उसके बाद जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया का थीसिस को, तो आज के डेट में चाहे कोई भी कहीं भी रिसर्चर है, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो अपने फील्ड में थीसिस देखने के लिए या सैंपल देखने के लिए वो कहीं भी जाने और पूछने की जरूरत नहीं है। इन ए सिंगल टिप्स दे कैन एक्सेस knowledge, a lot of knowledge from the different universities and different colleges. Absolutely. तो इसी तरह से इसका होना चाहिए और आगे भी। बिल्कुल। Thank you so much, sir. It was lovely talking to you. And before we go on to the break, मैं एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट होगी। ये वाला सेशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल था। The next session that we have will be a practical session on Tableau. तो उसके लिए मैं आपको शुरू से लेके अंत तक सब सिखाऊंगी। आई विल बी वेरी स्लो। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग लैपटॉप्स पर बैठे और मेरे साथ साथ जो मैं बता रही हूँ वो करते रहें, ठीक है। अब बाय द टाइम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स, जो कि मैं आपको 10 से 15 मिनट की ब्रेक दूंगी, आपका एक छोटा सा काम ये होगा कि 3 से 4 मिनट में आपकी टैब्ल्यू पब्लिक पे आईडी बन जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी वो कैसे बनानी है। आप वो टैब्ल्यू पब्लिक के ऊपर अपनी आईडी बना के रख लो ताकि जब हम आए तो हम डायरेक्टली काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी टैब्ल्यू पब्लिक, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया। देखिए टैब्ल्यू के भी बहुत सारे वर्जन्स है। टैब्ल्यू डेस्कटॉप है, टैब्ल्यू पब्लिक है। हम यूज कर रहे हैं टैब्ल्यू पब्लिक क्योंकि इसका कोई ट्रायल पीरियड नहीं है। ये एक इंटरनेट पे सर्विस है जो कि टैब्ल्यू की कंपनी ने हमें प्रोवाइड की है। तो टैब्ल्यू पब्लिक हम लिखेंगे, प्रॉपर पूरा नाम टैब्ल्यू पब्लिक, और ये वाला ऑप्शन है टैब्ल्यू पब्लिक डिस्कवर, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर लीजिए। जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। सेल्स फोर्स कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर है टैब्ल्यू पब्लिक। तो ये है, यहाँ पे साइन इन आ रहा है, आपके पास भी साइन अप आएगा। आपने यहाँ पे जब आप साइन अप करोगे, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, क्योंकि मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये एक आएगा, आपके पास इस तरीके से वो खुलेगा, पेज खुलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एक्सट्रीम राइट साइड में जहाँ पे होगा साइन इन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी चल रही हो वो ईमेल आईडी डालनी है। दूसरा आपसे पूछेगा पासवर्ड, आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हो, आपने पासवर्ड रख देना है, दैट्स इट। उसके अलावा वो कोई भी आपको बोले कुकीज को एक्सेप्ट करो, आप कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी सेफ सॉफ्टवेयर, कुछ गड़बड़ नहीं है उसके अंदर। दैट्स इट, और आपकी आईडी बन जाएगी। तो मैं दोबारा बता देती हूँ, आपने गूगल पर जाना है और लिखना है टैब्ल्यू
पब्लिक, ऑप्शन आएगा पहला टैबल्यू पब्लिक डिस्कवर, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये है क्रिएट, लर्न और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में साइन इन। आप साइन इन करोगे, उधर अपनी आईडी डालना, पासवर्ड अपने हिसाब से जनरेट कर लेना एंड साइन इन, दैट्स इट। उसके बाद आपका एक बार आईडी पासवर्ड बन गया तो आपने यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट और वेब ऑथरिंग। फिर जैसे ही आप करोगे आपने बस ये पेज खोल के रख लेना अपने पास, ये वाला पेज, ठीक है। Have I made myself clear? कोई इसमें दुविधा? मैम ये मोबाइल में नहीं हो सकता है एक्चुअली, आज लैपटॉप तो हम लेके आए नहीं। अरे तो सर, हम अनफॉर्चुनेटली मोबाइल में नहीं हो सकता है, बट इसकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि ये काम कैसे करेगा। ऑब्वियसली अगर साथ साथ काम करते तो लर्निंग बहुत बढ़िया हो जाती है, बट अगर आप स्क्रीन पे देख लोगे आप तो भी सीख जाओगे, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है, इजी सॉफ्टवेयर है। थैंक यू। वेलकम सर। मैम, यस, हाँ जी मैम। मैम थोड़ा लैपटॉप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या आप एक फ्लो चार्ट बता सकते हैं कि Google, you go on to this, you go on to this, and then Yes, you click ma'am. this, so that we can write it, and then at home we can again practice, because my laptop is working very slow. ओके, नो प्रॉब्लम्स मैम, मैं एक काम करूंगी। इनफैक्ट एक सेकेंड, ये आपको ये दिख रही होगी मेरी प्रेजेंटेशन। Yes, ma'am. आई शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू। जैसे आप ये देख सकते हो, एग्जाम्पल है कि ये काम क्या करता है टैबल्यू। तो इस तरीके के जो अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे मैंने इसको विजुअलाइज किया है, बहुत इजी है। ये एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का मतलब है बहुत सारे चार्ट्स को मिला के एक जगह जब हम डाल देते हैं तो उसको डैशबोर्ड बनाते हैं। ये बनाने में 7 से 8 मिनट लगे हैं हमें, और इतना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है कि मेरा मैनुअल काम सिर्फ 10 से 15% था, बाकी सब काम इसने खुद किया है। जितने सॉफ्टवेयर्स आगे बढ़ते जाते हैं, हमेशा याद रखिए वो उतने इजी होते जाएंगे, क्योंकि यूजर इंटरफेस उतना इजी होता जाएगा। तो ये हम करने वाले हैं। और जो फ्लो चार्ट की आप बात कर रहे हो वो मैं आपको ये शेयर कर दूंगी, यहाँ से मिल जाएगा कि पहले आपने आईडी बनाई, फिर आपने डाटा कनेक्ट करना है, फिर विजुअलाइजेशन, फिर शेयर। तो आप वो चिंता मत करो मैम, ये वाली जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये मैं ऑर्गेनाइजर्स के साथ शेयर कर दूंगी, वो आपके साथ आगे शेयर कर देंगे। तो इन केस अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको आप रेफर कर सकते हो। Yes, ma'am, that will be nice if you give it to Pawan sir and he can just put it on a common group chat, so we can Absolutely. access that and we can follow that and practice. Absolutely, ma'am. In fact, you can also reach out to me on LinkedIn, on my mail. मैं proper share करूँगी। कभी भी आपको इस सॉफ्टवेयर पे कुछ काम हो, कुछ गड़बड़ है, please feel free to reach out also. Yeah, बाकी ma'am, मैं please share do कर share दूँगी। your contact number and details as well. Absolutely, absolutely, ma'am. Now we will move for a quick break. It is 11:42. Let's meet in exactly 10 minutes, 11:52. और request ये है कि आप सब लोग लैपटॉप्स यूज कर लीजिए और उसके अंदर टैबल्यू पब्लिक पे एक आईडी बना लीजिए, ताकि मेरे साथ साथ आप कर पाए। Thank you, ma'am. थैंक यू। फाइल्स शेयर की हैं, रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज उनको पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप में डाल दीजिए, उनके साथ शेयर श्योर मैम, श्योर। व्हाट्सएप पे मेल किया मैम आपने? सर मैंने व्हाट्सएप किया मैडम को। ठीक है मैम, आई विल डू दैट, है ना। एंड फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आई होप आपने आईडी बना ली है टैबल्यू पब्लिक के ऊपर। और पवन सर आपको 2 एक्सेल फाइल्स शेयर करेंगे, आपने बस उसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके रख लेना है ना। वी विल स्टार्ट इन अनदर 2 मिनट्स। अच्छा, शेयर। थैंक यू। ग्रुप में शेयर हो चुका है। थैंक यू मैम, थैंक यू टू बी हियर। आई थिंक अब मैं शुरू कर सकती हूँ। आप लोगों के आईडीज बन गए हैं। कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम इसमें कोई भी आपने फेस की हो? हाँ जी, अरुण सर। सर आपकी आवाज अनम्यूटेड, यू आर म्यूटेड। जी सर। मैम आईडी तो बन चुकी है, बट इसमें कुछ मुझे
जो है कहाँ पे बेसिकली हमें आना है? इसका टैब्ल्यू होम पेज पे जाना है, टैब्ल्यू कम्युनिटी कुछ? डोंट वरी सर, वो मैं आपको बता दूंगी। आपकी आईडी बन गई ना एक बार? बस परफेक्ट, बाकी काम मैं अभी बता दूंगी कैसे करना है। बस आप लोग क्या कीजिए, जो पवन सर ने आप लोगों को 2 फाइल्स, एक्सेल फाइल्स शेयर करी हैं, उनको आप डाउनलोड करके रख लो आपके, ताकि डाउनलोड्स में आ जाए वो। इसके अलावा अभी कुछ बाकी सब हम साथ में ही करेंगे। कोई और प्रॉब्लम किसी को भी? ठीक है, तो मैं आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रही हूँ टैब्ल्यू का। कंसिडरिंग कि आप लोगों में से ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें आता हो, बट जनरली क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है तो कम आता होता है लोगों को, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और ये एस्पायर करेंगे कि हम 85 to 90% ऑफ सॉफ्टवेयर आज सीख लें। ठीक है, मेरे साथ साथ आप काम करने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, या जैसे मंजुषा मैम कह रहे थे आज लैपटॉप थोड़ा स्लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, आप बस देख लीजिएगा स्क्रीन पे एक बार कंसंट्रेशन से, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और जैसे ही आप रीट्राई करोगे उसको खुद से वो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ओके मैम। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हाँ जी Ma'am, मैम। a little bit slow because I was trying to make, but it is not opening, you know. So वेरी मैम, आई विल बी स्लो ताकि सारे फॉलो कर पाए। आई विल बी स्लो एंड जब मैं आपको करवा रही होंगी टैब्ल्यू, इन केस अगर कुछ भी है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन अ चैट विंडो, प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ, क्योंकि मेरा टैब डिफरेंट होता है तो मैं वापस मीट में आके नहीं देख पाती। तो आप लोग अनम्यूट करके मुझे साथ के साथ क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके मैम। थैंक यू मैम। एक बार सीधा टैब्ल्यू पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ जरा हल्का सा एक ब्रीफ हम वो ले लेते हैं, एक जस्ट हाउ, व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर, व्हाई इज इट यूज्ड, हाउ इज इट यूज्ड। तो हम करने वाले एडवांस्ड डेटा विजुअलाइजेशन थ्रू टैब्ल्यू। अब आप देखिए, अगर आप में से किसी ने MS एक्सेल यूज किया है या अगर नहीं भी किया है, अगर मैं आपको बहुत एडवांस्ड डेटा दे दूं, एक बड़ा सा डेटा दे दूं विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है लोगों को, एक्सेल में अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, आप उन अलग अलग फॉर्मूलाज को लगाओगे, फिर उस सारी की सारी शीट से एक पिवट टेबल क्रिएट करोगे, उस पिवट टेबल से एक डायग्राम या एक ग्राफ क्रिएट करोगे, वो भी बड़ा बेसिक सा ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई एडवांस्ड ग्राफ चाहिए तो आप सारे के सारे डेटा से पहले एक पिवट टेबल बनाओगे, और फिर पिवट टेबल के अंदर भी एक फॉर्मूला डालोगे, डायनामिक वैल्यूज क्रिएट करोगे, फिर जाके कुछ अच्छा चार्ट होगा, बनेगा। उसके बाद आप ऑनलाइन कोई टेम्पलेट निकालोगे और सारे चार्ट्स को उसमें कॉपी पेस्ट करोगे, स्लाइसर्स बनाओगे। अब ये सारा काम करने में आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और अगर आपने नहीं सीखा है तो उसको शुरू से सीखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब हम एक सॉफ्टवेयर ऊपर आ गए हैं MS एक्सेल से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टैब्ल्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट पावर BI। ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं विच आर वेरी वेरी गुड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है इट इज अ टेक्निक ऑफ डेटा एनालिसिस। आपके पास कितना भी डिफिकल्ट डाटा सेट हो, आप उसको चार्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल, क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं तो हम वैसे एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी की सेल्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको इमीडिएटली आप जैसे ही उसको डेटा विजुअलाइज करोगे, एक चार्ट के फॉर्म में डालोगे, आपको पता चल जाएगा इस साल में सबसे ज्यादा सेल थी, इस साल में सबसे कम सेल थी, इस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल है, दूसरे प्रोडक्ट की सबसे कम सेल है ना। हफ्ते में इस दिन सबसे ज्यादा सेल होती है, इस दिन सबसे कम सेल होती है। इसको बोलते हैं डाटा को विजुअलाइज करना थ्रू चार्ट्स एंड थ्रू डायग्राम्स। कोई अनम्यूटेड है? काइंडली म्यूट योरसेल्फ इन केस देयर इज नो क्वेश्चन। Could you please, organizers, could you please mute, कोई unmute रह गया पार्टिसिपेंट? Done, ma'am, done. Okay, thank you, sir. So टैब्ल्यू क्या है?
So Tableau is a data visualization software that allows users to create interactive and shareable dashboard. जैसे कि मैं आपको बता रही थी, डैशबोर्ड होता क्या है? This that you're seeing on the screen is a dashboard. अब इस डैशबोर्ड के अंदर कितने चार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. इस डैशबोर्ड के अंदर 7 चार्ट्स हैं, 7 चार्ट्स हैं, और हर चार्ट आपको कुछ बता रहा है. ये एक सेम डाटा सेट के ऊपर हम काम करेंगे. कंपनी है कोई भी XYZ लिमिटेड, उसका सेल्स का डाटा है. दिस इज अ रियल डाटा सेट. तो इसमें आपको पता चल रहा है कि भाई ये कोई प्रोडक्ट है, SSD सबसे ज्यादा सेल इसकी है. ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स बेचती है, तो सबसे कम सेल ये देखो माउस की है. ठीक है, यहाँ पे बता रहे कि टॉप 3 कस्टमर, ये कोई कस्टमर है 345, इसकी सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा सामान मंगा रहे हैं हमसे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये कैटेगरी, ये सबसे ज्यादा कैटेगरी हमारी कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट बिक रहा है? मोबाइल सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, कंप्यूटर सबसे कम बिक रहे हैं. ठीक है, मंथ के किस डे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है? 10 तारीख को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है. किस क्वार्टर में? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में 3 महीना होता है, तो क्वार्टर 3 में हमें सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, ये सेल है. जुलाई में हमारी सेल सबसे ज्यादा हुई है. ये सब काम करने में अगर हम नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर से करें, हमें 1.5-2 घंटा तब लगेगा. जब हमें अच्छे से सॉफ्टवेयर आता हो, टैब्ल्यू से सब हमने 7 से 8 मिनट में किया है. अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कोई कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट करना है किसी कंपनी का, वो कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आपके पास कोई सेकेंडरी डाटा है और आप उसको ऐसे अलग अलग चार्ट्स बना के फिर एक डैशबोर्ड बना सकते हो, एंड यू कैन गेट इट पब्लिश्ड इन वेरी गुड जर्नल्स. क्योंकि जर्नल, जो भी आप किसी अच्छे जर्नल में अपना पेपर छपवाने जाओगे, तो वो देखेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है, क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने यूज की है. ये सॉफ्टवेयर भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, तो अगर आप इसको यूज करते हो, ये एक बड़ा USP, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एक बड़ी यूनिक चीज बन जाती है आपके पेपर की, और पेपर की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है. तीसरी चीज, इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होता है. तो अगर आप ये क्लासरूम में जाके अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हो, ट्रस्ट मी, यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू देम, और आप उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और कॉर्पोरेट के लिए, कंपनीज के लिए बहुत अच्छा तैयार कर रहे हो. चाहे आप बीटेक को पढ़ाते हो, या बीकॉम को पढ़ाते हो, या BA को पढ़ाते हो, या BBA को पढ़ाते हो, ये एक ऐसी चीज है, ये सबके लिए यूजफुल है, तो आनी चाहिए और सिखानी चाहिए. सो ये एक डैशबोर्ड है. ये एक दूसरा डैशबोर्ड है, इसमें आप देखिए मैप भी है, ये चार्ट भी है, पाई चार्ट भी है, कैटेगरी सेल एंड प्रॉफिट भी है, और ये जो आपको राइट साइड पे ये सारे फिल्टर्स दिख रहे हैं, ये सारी लेबलिंग दिख रही है, कुछ हमने मैनुअली नहीं किया, सब कुछ सॉफ्टवेयर नहीं किया. इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर. तो ये काम है टैब्ल्यू का, और इसी को बोलते हैं डाटा विजुअलाइजेशन. ये एक दूसरा डैशबोर्ड है. इसके अंदर कितने चार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6. इसके अंदर 6 ग्राफ्स हैं. सो दिस इज देयर. तो आपको ये इमेजेस देख के पता लग रहा होगा कि ये टैब्ल्यू का काम है. अब फीचर्स क्या है? डेटा कनेक्टिविटी. देखिए, टैब्ल्यू के भी बहुत सारे अंदर सॉफ्टवेयर हैं. टैब्ल्यू डेस्कटॉप. टैब्ल्यू डेस्कटॉप बिल्कुल टैब्ल्यू पब्लिक जैसा है. अभी हम टैब्ल्यू पब्लिक यूज करने लगे हैं. आप कहेंगे हमने टैब्ल्यू डेस्कटॉप क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि डेस्कटॉप का हमें ट्रायल वर्जन लेना पड़ता, वो 15 दिन में एक्सपायर हो जाता है. टैब्ल्यू पब्लिक आप 10 साल बाद चलाओगे तो भी चलेगा. सो दिस इज देयर. बस इसमें क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी. अगर आप टैब्ल्यू पब्लिक पे काम करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए. इसका काम है डाटा विजुअलाइजेशन का. ये ग्राफ्स, डायग्राम्स, इजी ग्राफ्स और डायग्राम्स की फॉर्म में आपको एक बहुत बढ़िया सा डेटा एनालिसिस करके दे सकते हो, तो डेटा को विजुअलाइज कर देता है. ड्रैग एंड ड्रॉप इसका इंटरफेस है. आप देखोगे जब हम काम करेंगे टैब्ल्यू के अंदर, कुछ भी हमने टाइप नहीं करना, कुछ नहीं करना. आपने सिर्फ कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, उसको ड्रैग करना है किसी भी चीज को, और ड्रॉप करना है. अभी हमें पता लग जाएगा. ठीक है. और टैब्ल्यू हमें क्यों यूज करना चाहिए? डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. कोई भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, कुछ भी रिसर्च मेथोडोलॉजी करनी है रिलेटेड टू डाटा एनालिसिस, तो ये यूज हो जाता है. इट इज वेरी इजी टू यूज. रियल टाइम में आपको बता देगा कि क्या चल रहा है. डेटा को बहुत बढ़िया से इंटीग्रेट करता है, बहुत जल्दी डेटा को रीड करता है. एंड हाउ टू वर्क ऑन टैब्ल्यू.
ठीक है, अब ये मैं हाउ टू वर्क ऑन टैब्लू हम करेंगे आफ्टर वी हैव एक्चुअली वर्कड ऑन टैब्लू। तो जब आप इसको रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। तो अभी मैं इस स्क्रीन को, आई एम स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन और मैं आपके पास वापस आती हूँ एंड लेट अस गो टू टैब्लू। तो अब मेरे साथ साथ आप काम कर लीजिए, आपने आईडी बनाई होगी, तो हम दोबारा लिखते TABLEAU टैब्लू पब्लिक। मैं बहुत धीरे काम कर रही हूँ ताकि आप इसको फॉलो कर पाए। तो मैंने लिखा है टैब्लू पब्लिक नॉर्मल गूगल पे जाके और एंटर कर दिया। ठीक है, पहला मेरे पास है टैब्लू सॉफ्टवेयर, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। जहां पे लिखा है टैब्लू पब्लिक डिस्कवर, मुझे यहाँ जाना है। सो जहां पे पब्लिक वर्ड आएगा आपको उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया टैब्लू पब्लिक के ऊपर। जैसे ही आपने टैब्लू पब्लिक के ऊपर डबल क्लिक किया है आपके पास ये एक वेब पेज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गए हैं हम लोग, वेब पेज अपीयर हो गया है। यस मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैम एक्चुअली जी सर। हमने लॉगिन किया है तो उसमें ये चीज नहीं दिख रही है, उसमें सिंपल आ रहा है यू आर नाउ साइंड इन एज जो भी मेल आईडी है, और नीचे क्विक लिंक दिए हैं जिसमें टैब्लू होम पेज है, टैब्लू कम्युनिटी है। एक बार सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे, मैं आपको फिर बता पाऊंगी कि आपने करना क्या है। श्योर श्योर, जस्ट अ सेकंड। इनफैक्ट किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर स्क्रीन, तो हम देख के बता पाएंगे कि उसको कैसे करना है। इज इट विजिबल मैम? एक सेकेंड सर। जी, इट इज विजिबल। तो आप क्या कीजिए, एक बार गूगल पे जाइए, मैं आपको बताती हूँ। आपका आईडी बन गई है बट इससे हमारा काम हो जाएगा। यस मैम। ये चेंज नहीं हुआ है। आप ना सर अपनी स्क्रीन को ओके शेयर करना। ओके ओके, जस्ट जस्ट अ सेकंड। हाँ जी। So I hope it is visible now. यस, नाउ इट इज विजिबल। अब जब आप जो काम करोगे हमें दिख जाएगा। हाँ जी, तो आप लिखिए टैब्लू पब्लिक। जी करेक्ट। थोड़ा सा नीचे ये एग्जैक्टली टैब्लू पब्लिक डिस्कवर, इस पे डबल क्लिक कर देंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम ये साइन इन करने के लिए जीमेल ही चाहिए क्या? आई वॉज यूजिंग माई याहू लेकिन इट वॉज नॉट टेकिंग और वो साइन इन नहीं हो रहा है, मेल हो आईडी नहीं सकता बन है रही मैम, है। याहू So से I मैंने wanted- ट्राई नहीं किया है बट जीमेल से ही, हाँ जी मेरे ख्याल से, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। Okay, तो आप because प्लीज it's not taking it with the Yahoo. हाँ 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 मैं जी, जीमेल करके ट्राई करती हूँ। हाँ जी जीमेल से ट्राई कर लीजिए। परफेक्ट सर, वी हैव रीच्ड। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट का, प्लीज क्लिक ऑन क्रिएट टॉप पे। एग्जैक्टली, वेब ऑथरिंग। यस, I think ma'am internet is little bit डोंट slow. वरी सर, इसमें हो जाता है। इसमें हमें थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है, बट आप बेसिक कुछ स्टेप सीख जाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा करना कैसे है। अच्छा, तो इधर आप एक बार अपना कंट्री डाल दीजिए। आप प्लीज अदर पार्टिसिपेंट्स कैन ऑल्सो सी कि करना कैसे। आई अग्री, कंप्लीट साइन इन। है ना, ऊपर वो हो रहा है, इट इज डूइंग परफेक्ट। अब ये खुल जाएगा। Yes yes, वी thank आर you देयर। ma'am, thank you so much. अरे कोई बात नहीं सर। अब सर आप शेयरिंग अगर वो करेंगे तो हम कर पाएंगे। आई थिंक अरुण सर के स्क्रीन से आप सबने सीख लिया होगा कि एक्चुअली ऐसे साइन इन करना है। अभी कोई और इशू? कैन वी मूव ऑन? यस मैम। ओके, वी कैन मूव ऑन। ग्रेट। मंजुषा मैम, हुआ आपका साइन इन? नहीं मैम, जीमेल से भी नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। सो मैम उन दोनों की ना
एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। चलो इन एनी केस एक बार मैं करवा देती हूँ, आप एक बार उसको देख लो, बाद में आप अपनी स्क्रीन शेयर करना अगर आप करना चाहो तो फिर देन विल सी कि हम कैसे उसको। ठीक है मैम, लेट्स कंटिन्यू। आप एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए। आई विल कंसंट्रेट हियर बिकॉज़ इफ आई एम ट्राइंग इट इज नॉट हैपनिंग एंड देन विल वेस्ट टाइम। नहीं नहीं, डोंट वरी मैम, आप मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो, लेटर ऑन विल हेल्प यू आउट विद दिस। ओके, तो हमने क्या किया, हम गए गूगल के ऊपर, मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ, या आपने गूगल या डायरेक्टली आप अपने टैब खोल सकते हैं। यहाँ पे गूगल पर मैंने लिखा है टैब्ल्यू पब्लिक। मेरे पास जब आप प्रॉपर उसको बताओगे तो वो आपको वही लिंक खोल के देगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टैब्ल्यू पब्लिक डिस्कवर, डबल क्लिक, फाइन। देखो अब आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। आपको यहाँ पे द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद ब खुद बताता जाएगा कि क्या नीडेड है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। तो अब ऑब्वियसली मुझे एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है, मुझे चार्ट्स क्रिएट करने हैं, तो सिंपल सी बात है, क्रिएट वाले ऑप्शन पे मैं जाऊंगी। इसके अंदर आप देखो दो ऑप्शन है, वेब ऑथरिंग एक ऑप्शन है, डाउनलोड टैब्ल्यू डेस्कटॉप पब्लिक एडिशन एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन मुझे नहीं लेना है, मुझे वेब ऑथरिंग करनी है। वेब ऑथरिंग का मतलब है कि आई वांट टू यूज द इंटरनेट वर्जन ऑफ टैब्ल्यू, और उस पे मुझे अपना जो डैशबोर्ड है, चार्ट्स है, उनको ऑथर करना है, लिखना है। तो मैं आई क्लिक ऑन वेब ऑथरिंग। द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन वेब ऑथरिंग, मेरे पास ये एक शीट आ जाएगी। तो देखो मैंने आपको कहा था ना कि आपसे सब खुद पूछेगा। सबसे पहली चीज जो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी वो ये होगी, ड्रैग एंड ड्रॉप अ फाइल और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। अब आपको कुछ भी इसके ऊपर काम करना है, पहले सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आप किस चीज के ऊपर काम करना चाह रहे हो, किस डाटा को एनालाइज करना चाह रहे हो। मैं अगर किसी का चार्ट बनाऊं तो किसका चार्ट बनाऊं, पहले मुझे रीड करना पड़ेगा कुछ। सो यू गो टू अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। आप जैसे ही अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर को क्लिक करोगे तो मैंने तो डाउनलोड्स में रखी हुई है फाइल, सो आई विल गो ऑन डाउनलोड्स। ये मेरे डाउनलोड्स खुले हुए हैं। अब मैंने आपके साथ दो फाइल्स शेयर करी थी, एक थी ये सैम्पल सुपर स्टोर, एक थी ये वाली सेल्स डाटा। तो मैं सबसे पहले सेल्स डाटा वाली फाइल खोल लेती हूँ। कैसे खोलूंगी, इसे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस फाइल को डबल क्लिक करोगे तो आप ये देखोगे आपका थोड़ा इंटरफेस चेंज हो गया। लेफ्ट साइड पे देखो आ गया यहाँ पे सेल्स डाटा, ठीक है। यानी कि पहले ये वाली जो लेफ्ट साइड थी ये ब्लैंक थी, अब यहाँ पे सेल्स डाटा आ रहा है। और यहाँ पे अब ये जो है ना, जनरली आपके पास नीचे कोई और ऑप्शन नहीं आते शीट 1 या शीट 3 का, बट ये वाली फाइल थी, इसके अंदर मैंने मल्टीपल शीट्स डाली हुई थी। मुझे पता है जो मेरा डाटा है वो शीट 1 के अंदर है, तो कुछ नहीं, मैं बस शीट 1 को डबल क्लिक कर लूंगी। द मोमेंट आई डबल क्लिक ऑन शीट 1, आप यहाँ पे देखो स्क्रीन के एंड में शीट 1 के अंदर जो भी मेरे टाइटल थे वो आ गए। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ईयर, कस्टमर आईडी, रीजन, कस्टमर नेम, कैटेगरी वगैरह। तो ये सब थी मेरी सारी टाइटल्स जो कि शीट 1 के अंदर थे। बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर का डाटा शेयर नहीं हो रहा है। तो वो बोल रहा है यहाँ पे अपडेट नाउ कि भाई आपके टाइटल्स तो हो गए, अगर आपको डाटा भी चाहिए तो आपको इस सब को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने अपडेट नाउ पे क्लिक कर दिया। सो द मोमेंट आई क्लिक ऑन अपडेट नाउ, इसने सारा का सारा डाटा जो है वो मेरा रीड कर लिया, ठीक है। ये मेरा सारा डाटा है। सो द सॉफ्टवेयर हैज रेड द डाटा। अब एक बार इस सॉफ्टवेयर ने डाटा रीड कर लिया, मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं करना, माय वर्क इज डन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में नीचे देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, डाटा सोर्स, फिर शीट 1, फिर कुछ प्लस प्लस के ऑप्शंस हैं। अब हम जाएंगे शीट 1 पे। अब जैसे ही आप शीट 1 क्लिक करोगे ये 10 से 20 सेकेंड लेगा एक्सेल को और टैब्ल्यू को कनेक्ट करने में। तो मैंने शीट 1 के ऊपर क्लिक कर लिया। अब मैंने शीट 1 पे क्लिक किया है तो इट इज गोइंग टू टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू कनेक्ट इट। और जैसे ही ये कनेक्ट कर देगा, ये
देखो शीट को ओपन कर देगा। अब क्योंकि इसने करेक्टली सॉफ्टवेयर ने सारी की सारी मेरी फाइल रीड कर ली है, तो अब ये मेरे को कैनवस पे ले आया है एंड इट इज टेलिंग मी नाउ यू कैन वर्क ऑन दिस कैनवस। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर ने फाइल रीड कर ली है? लेफ्ट साइड पे जितने भी मेरे डेटा के टाइटल्स थे वो अपीयर हो रहे हैं। कैटेगरी, कॉलम 1, कस्टमर आईडी, नेम, डेट, आईडी, प्रोडक्ट, रीजन, ईयर, और यहाँ पे प्राइस, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल रेवेन्यू, मेजर वैल्यूज। तो ये सारे के सारे मेरे जो कैटेगरीज हैं ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपीयर हो रही हैं। अगर ये अपीयर नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि मेरे टैब्लो और मेरा एक्सेल फाइल आर नॉट कनेक्टेड। कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे टेक्स्ट में। अगर मुझे साइज चेंज करना है तो मैं उस चीज को उठा के चेंज कर दूंगी, डाल दूंगी साइज में, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन, तो आपके रेलेवेंट टू योर डाटा सेट जो भी ऑप्शन, जो भी चार्ट बन सकता होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अभी चार्ट्स डीएक्टिवेटेड है क्योंकि अभी हमने कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी है, बट रेलेवेंट टू योर डाटा जो भी चार्ट आप चाहोगे वो बन जाएगा। सो जस्ट सी द वेरिएशन इन द चार्ट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब एंड में आप इसको जितने हर शीट पे अलग अलग ग्राफ बना सकते हो। सो यू कैन मेक से 20 ग्राफ्स एंड देन यहाँ पे ऑप्शन है डैशबोर्ड का। इस डैशबोर्ड पे अगर न्यू डैशबोर्ड पे जाओगे एंड में वो आपको एक स्क्रीन पे ले आएगा और यहाँ पे आपकी शीट्स अपीयर होंगी। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा। वो एंड में करेंगे, बट अभी के लिए जो मैंने आपको बताया यहाँ तक आप पहुंचे हो। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? आई कैन सी आई कुड हियर समथिंग। Hello, Yes, ma'am. Yes, sir. Actually, I think the file is a little bit big and it's not uploading in the very first step. अच्छा, तो मे बी हो सकता है We are, क्योंकि I'm just in the initial steps till now. अच्छा, कुड यू प्लीज सर एक आप काम कर सकते हो, आप उस वाले टैब को बंद करके एक न्यू टैब खोल लो, ठीक है, फिर से आप वो स्टेप रिपीट करोगे तो हम कर पाएंगे। आप इनफैक्ट अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी साथ साथ में। सोनू जी, दे हैव रेज्ड अ हैंड। यस, एनी क्वेश्चंस? And ma'am, I हाँ जी, just have one more question. हाँ So जी, I just came to know till now that it is like we can also prepare the graph in it, na? Like यस। if we have only two axes like x and y axis. यस सर, तो इसके अंदर आप सिर्फ एक्स और वाई नहीं, आप ड्यूअल ग्राफ भी बना सकते हो। कि अभी हम करेंगे वो कि एक ही शीट के अंदर बहुत सारी चीजें, आपने सेल्स भी दिखानी है, प्रॉफिट भी दिखानी है फॉर से 3-4 ईयर्स, वो भी कर देगा वो। So we just So, need to know. हाँ जी, so the software is not limited to only sales or marketing. It is also we can also use it in science or some other experimental purposes. एब्सोल्युटली सर, ये तो हमने सोशल साइंसेज में यूज करना शुरू कर दिया है। ये तो सॉफ्टवेयर आया ही वहां से है ना। Actually, I am from pharmaceutical sciences, and we have lots of data regarding animal studies. We are Yes, performing yes. experiments, and we have a little bit concentration-based results. So I was also thinking that I will tell my students to work on this Tableau now. Actually, we Absolutely, sir. used to work on Origin Pro. So this is little bit different from that Origin Pro. सर इसमें बस फर्क इतना है क्योंकि जैसे आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो जो मैंने आपके साथ फाइल शेयर करी है एग्जाम्पल वाली जिसके ऊपर हम काम करेंगे, वो इज रिलेटेड टू सेल्स एंड प्रॉफिट। ऑब्वियसली क्योंकि आप रिसर्चर हैं से फार्मास्यूटिकल साइंसेस के, तो आपका जो फाइल जिस पे आप काम करेंगे वो फार्मास्यूटिकल की होगी, बट जो सॉफ्टवेयर है वो तो सेम है, तो उसके ऊपर भी काम सेम तरीके से होगा, तो वो आप उस पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डेटा सेकेंडरी होना चाहिए, सेकेंडरी डेटा पे काम करता है ये, दैट इज इट, ठीक है। सो आई मूव फॉरवर्ड कंसिडरिंग देयर आर नो प्रॉब्लम्स। समबडी हैड रेज्ड अ हैंड। सोनू जी, जी सर। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून सर।
मैम मैं कुछ पार्ट मिस हो गया था, जैसे डाटा अपलोड करने तक, मतलब फाइल अपलोड करने तक हमें क्लियर हो गया था। कुछ बढ़िया सर, पार्ट आप रिपीट करेंगे मैम प्लीज? बिल्कुल सर। आप कैसे एक बार अपनी सोर्सिंग वगैरह करेंगे? स्क्रीन शेयर कर पाएंगे सर? मैं आपको साथ साथ यस बता मैम, देती हूँ। आई आप एंटायर स्क्रीन शेयर करना, और बाकी पार्टिसिपेंट्स यू कैन ऑल्सो सी दिस, क्योंकि इन केस अगर आपने, क्योंकि बस यही एक होता है कि यहाँ पे हल्का सा हेल्प चाहिए होती है शेयर अटैच करने में एक्सेल फाइल से, उसके बाद तो लोग अपने आप क्विकली सीख जाते हैं। जी सर, परफेक्ट। स्क्रीन आपकी दिख रही है सर? एग्जैक्टली सर। अच्छा, मैं बताती हूँ। एक तो सर बहुत ही चीज अच्छी होगी, वैसे तो आपने फाइल करेक्टली कनेक्ट कर ली है, लेकिन जिस फाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अगर आप उस फाइल के ऊपर काम करेंगे तो आप बेहतर सीख पाएंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप क्या करो, वैसे तो आपने करेक्टली कनेक्ट कर ली है, बट जो फाइल्स हमने दी थी आपने डाउनलोड करके रखी हैं सर? यस, एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्स डेटा, इसको करेक्ट। तो सब लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सर पहले अपनी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, है ना? अब सर एक काम करेंगे, हम इसको न्यू टैब खोल लेते हैं। तो आप एक न्यू टैब खोल लीजिए प्लीज। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखेंगे टैब्ल्यू पब्लिक। बिल्कुल सही। यहाँ पे गए, क्रिएट पे जाएंगे हम सर। एक बार आपने बस वो कर दिया, बन गई थी वो आईडी। वेब ऑथरिंग पे क्लिक किया। बहुत बढ़िया सर। अब अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। अब हम डाउनलोड्स पे जाएंगे। डाउनलोड्स सेल्स डेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। थोड़ा सा टाइम लेगा ये अपलोड करने में, क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। बढ़िया सर। शीट 1 को क्लिक कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरा सारा का सारा डाटा शीट 1 में पड़ा है। अब जैसे ही सोनू सर ने शीट 1, सर शीट 1 जहां लिखा उसको नहीं नहीं, इस पे नहीं, डबल क्लिक, इसको बंद कर दीजिए, डबल क्लिक इसके ऊपर। हाँ एग्जैक्टली तो जैसे ही सर ने शीट 1 पे डबल क्लिक किया, सारे के सारे टाइटल्स अपीयर हो गए। डाटा सेट को अपीयर करना है तो अब हम जाएंगे अपडेट नाउ पे। तो सर अपडेट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी देखिए, एक्सीलेंट, ये सारा का सारा डेटा रीड कर लिया है सॉफ्टवेयर ने। सर स्क्रीन के वहां पे लिखा है शीट 1 बॉटम में। एग्जैक्टली इस पे जब जैसे ही सर ने क्लिक किया, तो एक बार 10 से 20 सेकेंड्स लेगा सॉफ्टवेयर सारी की सारी एक्सेल शीट को रीड करने के लिए। तो एग्जैक्टली वेरी गुड सर। और अब अगर आप सर की स्क्रीन देख पा रहे हो, तो सर के लेफ्ट साइड पे सारे के सारे ऑप्शंस करेक्टली अपीयर हो रहे हैं, और पूरी की पूरी स्क्रीन परफेक्टली चल रही है। एग्जैक्टली सर, दिस इज व्हाट यू हैड टू डू। ठीक है, अब आप अपनी स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। ओके, थैंक यू सर। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सोनू सर की हेल्प से हमें एक और बार पता चल गया, कोई फॉलो नहीं कर पा रहे थे तो, कि वो एक्चुअली करना कैसे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बारी बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन टैब्ल्यू, मैं आपको एक बार एक्सेल खोल के दिखा देती हूँ कि वो फाइल है क्या। क्योंकि अगर वो फाइल हम उसको पढ़ना जानते होंगे ना, हल्का सा हमें पता होगा कि वो फाइल बात किस बारे में कर रही है, तो हम अच्छे से उसकी वो कर पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो इसको मैं खोल लेती हूँ। देखिए, ये है मेरी सारी फाइल, और ये बहुत बड़ी फाइल है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आती हूँ तो फाइल वैसे है। बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप अपनी फाइल यूज कर सकते हो। अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो ऑब्वियसली आपका फाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है,
अब ये क्या है, दिस इज अ सेल्स डाटा। तो कोई कंपनी है, उसने वो कई कई प्रोडक्ट्स में डील करती है और उसने वो प्रोडक्ट्स बेचे हैं, लोगों को सेल्स करी है, उसका डाटा सेट है। तो ऑर्डर आईडी है लोगों की, ऑर्डर डेट है। अब अगर आप देखोगे कि ये टॉप पे एक्सेल शीट की मैंने फिल्टर्स डाले हुए हैं, ये आप देख लेना हमेशा कि जब भी आप एक्सेल के ऊपर काम करो, आपकी शीट में ये फिल्टर्स जरूर होने चाहिए। ठीक है, ये फिल्टर्स कहाँ से होंगे, आप इस पूरे के पूरे डाटा सेट को सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाके यहाँ पे, खैर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो फिल्टर्स, इंसर्ट, ऐड और रिमूव फिल्टर्स, यहाँ पे आ जाता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारे फिल्टर्स ऐड हो जाएंगे, इन केस ये एडेड नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने 3 साल का उनका सेल डाटा है, 2020, 21 और 22। ये हर एक कस्टमर की कस्टमर आईडी है, जो सेल की है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों रीजन में सेल की गई है। ये कस्टमर्स के नाम है, यहाँ पे नाम हमने हटा दिए हैं फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस और सिर्फ नंबर्स डाल दिए हैं, तो ये सारे कस्टमर्स हैं। ये कैटेगरी है, आर्ट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, स्टोरेज, इन कैटेगरीज के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट है जिसको कंपनी बेचती है। ये कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट है जिसको कंपनी सेल कर रही है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह, प्रिंटर। ठीक है, अब ये है प्राइस, कि किसी ने कंप्यूटर कैटेगरी के अंदर माउस खरीदा 210 रुपए का और ऐसे 45 माउस खरीदे, सो प्राइस इनटू क्वांटिटी आपका सेल रेवेन्यू आ गया, और ये हर एक कस्टमर से जो आपने प्रॉफिट जनरेट किया ये वो है। तो बेसिकली ये एक सेल्स डाटा है और इसी को हमने अटैच किया था अपने टैब्ल्यू फाइल के अंदर। तो अगर आपने इतना, अगर आपको कुछ भी नहीं पता उस एक्सेल फाइल के बारे में भी, तो भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, कैसे, यहाँ पे कैटेगरीज शो हो रही हैं आपकी, आपने सिर्फ इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके ग्राफ बनते जाएंगे। ठीक है, अब मुझे इस कंपनी को बताना है, इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करनी है कि हर कैटेगरी में इसने कितना कमाई करी, हर प्रोडक्ट के हिसाब से कितनी कमाई करी, हर रीजन में इसने कितनी कमाई करी, 2020, 21, 22 हर साल में कितनी कमाई करी। तो ये 4-5 चीजें मुझे पता करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मुझे देखना है, चलो प्रोडक्ट, इसने कितने प्रोडक्ट बेचे और हर प्रोडक्ट की कितनी सेल रेवेन्यू हुई। तो आपने हमेशा याद रखना है, ये जो टॉप पे कैटेगरी है ये है सारी क्वालिटेटिव चीजें, और जो नीचे है सारी क्वांटिटेटिव चीजें हैं, जैसे प्राइस, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल। ठीक है, तो अगर कोई प्राइस है, डिस्काउंट है, सेल है, या कोई भी नंबर वाली चीज है, वो नीचे हैशटैग के साथ आती है। कोई भी क्वालिटेटिव चीज है वो ऊपर टेक्स्ट के साथ आती है। तो अब मुझे देखना है कितने प्रोडक्ट बेचे और हर प्रोडक्ट का सेल रेवेन्यू कितना है। तो आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट जाएगा कॉलम में, सेल रेवेन्यू जाएगा रो में। अगर मुझे देखना हो कि हर रीजन में कितनी सेल करी है, तो जो क्वालिटेटिव चीज है वो कॉलम में, जो क्वांटिटेटिव नंबर वाली चीज है वो रो में। ठीक है, अब जैसे मुझे देखना हर प्रोडक्ट में कितनी सेल करी है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया और डाला कॉलम में। ठीक है, ये मेरा कैनवस है, अभी मुझे कैनवस नहीं देखना, और ये है रो। ये सेल रेवेन्यू उठाई और इसको डाला रो में। तो बिना कुछ करे ऑटोमेटिकली विद इन 3 सेकेंड्स आपका एक बार डायग्राम रेडी हो गया, जिसमें आपको पता चल रहा है जो मैक्सिमम बिक्री हुई है, ये प्रोडक्ट है SSD, इसकी हुई है, क्योंकि इसकी कुछ सेल है, अगर आप इसका कर्सर लेके जाते हो, इसकी सेल है 24,10,160 रुपए। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर की सेल हुई है 21,42,190 रुपीज। उसके बाद स्कैनर की, HDD की, फिर कीबोर्ड की सेल बहुत कम है, और सबसे कम सेल माउस की है। ठीक है, 27,118। तो ये सेल है, क्यों, आपने प्रोडक्ट को डाला कॉलम में और सेल रेवेन्यू जो यहाँ पे था इसको डाला रो में। तो अगर आप कुछ नहीं भी करोगे
5 मिनट के अंदर अंदर वो आपको बता देगा। अब ये डाटा सेट कोई भी डाटा सेट हो सकता था, जैसे अरुण सर के हिसाब से एक फार्मास्यूटिकल डाटा सेट हो सकता था, सोनू सर का कोई और डाटा सेट हो सकता था, मंजूषा मैम का कुछ और हो सकता था, तो किसी का भी कुछ और हो सकता है, बट सॉफ्टवेयर काम ऐसे करता है। अब इसकी एक बहुत बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए, फाइल, डाटा, वर्कशीट, डैशबोर्ड एनालिसिस, सब नहीं यूज करना होता हमें। एक अच्छे से अच्छी रिसर्च करने के लिए भी 7 से 8 फीचर्स हैं, वो यूज करने हैं। तो आपने याद रखना है, ये मैप है, मैप के नीचे ये 3 ऑप्शंस हैं। ये टॉप पे जो मैप है, इसके नीचे 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक करते हो तो जो सारा आपका बार है ये एक असेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। अगर आप तीसरे ऑप्शन को क्लिक करते हो तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, टू द फैक्ट। बट आपकी रिसर्च है कि वो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अब आप इसको और बेटर बना सकते हो। कैसे? मुझे ऐसे लगता है कि हर जो प्रोडक्ट है इसका कलर अलग होना चाहिए। ये सेम कलर में आ रहा है, इतना अपीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मार्क्स का एक बॉक्स है। मैंने पहले ही बताया था, इस सॉफ्टवेयर में सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो अगर मुझे कलर चेंज करना है, किसका कलर चेंज करना है? प्रोडक्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं प्रोडक्ट को कलर वाले बॉक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी। आप देखना प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाएगा। पहले देखना फिर करना। तो ये प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट वाइज सेल देख रही थी, तो ये प्रोडक्ट मैंने उठाया और कलर के अंदर ड्रॉप कर दिया। जैसे ही कलर के अंदर ड्रॉप किया, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, आपके में डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, मेरे अंदर डिफरेंट कलर्स आए हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे लग रहा है कि विजुअली अपीलिंग तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन अगर इसका सेल रेवेन्यू भी लेबल हो जाए, बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमेशा मैं कर्सर डाल के तो देखूंगी नहीं, और रिसर्च पेपर है या कुछ भी प्रोजेक्ट है वो छपेगा, ठीक है। अब उसके अंदर आप अगर तो आप प्रेजेंट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जहां पे पब्लिश होगा तो कैसे करोगे? तो इसको लेबल करना जरूरी है। यहाँ पे लेबल का ऑप्शन है। क्या लेबल करना है मुझे? सेल रेवेन्यू, क्योंकि प्रोडक्ट तो नीचे लेबल्ड है ही है। तो मैं यहाँ से सेल रेवेन्यू उठाऊंगी और लेबल में ड्रॉप कर दूंगी, तो मेरा देखना टॉप पे सेल रेवेन्यू भी लेबल हो जाएगा। सो सेल रेवेन्यू उठाया और लेबल में मैंने डाल दिया। परफेक्ट। अब मुझे पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट है मेरा SSD, या ये कोई चीज है, ये मैक्सिमम सेल हो रही है क्योंकि उसका सेल इतना है। माउस सबसे कम हो रहा है क्योंकि उसका सेल इतना है। तो ये आपका प्रोडक्ट वाइज सेल है। दोबारा मैप के नीचे जाते हैं। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, सबसे कम से सबसे ज्यादा, ऐसे कर सकते हो। सबसे ज्यादा से सबसे कम करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। कंप्लीटली योर ऑप्शन। अब मैप के नीचे ही मैंने आपको कहा था ये 3 ऑप्शंस बड़े बढ़िया हैं। ये है स्वैप रोज एंड कॉलम। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे तो इसको ऐसे वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो मैं इसको स्वैप पे अगर क्लिक करूं तो ये ऐसे आ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, पुराने वाले ही अच्छा लग रहा था, दोबारा स्वैप पे क्लिक कर दिया, ऐसे आ गया। तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, आपका प्रेरोगेटिव है कि आप कैसे उसको शो करना चाहते हो। तो अब आप ये देखो, इसमें हमने कितना ही मैनुअल इंटरवेंशन थी, कुछ भी नहीं, सॉफ्टवेयर ने सब कुछ खुद रीड किया और कुछ सेकंड्स में हमें बता दिया कि ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है। सबसे ज्यादा है क्योंकि इसके फिगर इतने हैं, सबसे कम है क्योंकि इसके फिगर इतने हैं। कलर अलग कर दिया, लेबल कर दिया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट नीचे है, आप जो भी कुछ लेबल कर रहे हो वो यहाँ पे फिगर के साथ लेबल्ड होना चाहिए। तो अगर आपको प्रोडक्ट को दोबारा लेबल करना है, प्रोडक्ट उठाएंगे, लेबल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, लेबल हो जाएगा। प्रोडक्ट उठाया, लेबल में ड्रैग एंड ड्रॉप किया, डबल क्लिक कर दो इन केस ऐसा हो रहा है, तो ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पहले ही बेटर था, तो कंट्रोल और Z दबाओगे तो अंडू हो जाएगा। तो कंट्रोल Z दबाने से वो अंडू हो जाता है। अब आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे शीट 1 आ रहा है, ये गलत है। हमेशा जो भी चीज आपने एनालाइज करी है उसका टाइटल आना चाहिए। तो मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ जहाँ पे शीट 1 लिखा है,
और यहाँ पे आ गया एडिट टाइटल। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके इसका टाइटल एडिट कर देती हूँ। तो ये क्या है, प्रोडक्ट वाइज सेल्स है, तो प्रोडक्ट वाइज सेल्स, ठीक है, एंड ओके। बढ़िया, यहां तक कोई भी डाउट, एनीथिंग? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। Yeah, ma'am, I have a query. हाँ जी मैम। Actually, while doing the same what steps you told us, I am not getting the bar kind of a graph what ओके you are मैम, getting. ओके मैम, I can only just get it in a pillar form, like kind of, ओके। and so I just was trying to do it. Try to correct myself, but I don't know where I'm going wrong. I think we can help you out, ma'am. Would it be possible for you to share your screen? Ma'am, actually, I'm listening through my mobile अच्छा, and कोई using बात my नहीं। laptop separately. नो मैम, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू वर्क ऑन इट। मैं आपको वैसे बता देती हूँ मेरे ख्याल से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मार्क्स वाले कॉलम में मैम, मार्क्स वाले बॉक्स में आप जाना, यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक। हाँ जी, ma'am. I tried making it a bar one, हाँ, but I'm unable to do that. Well, like it clicks onto that, but I'm not able to get any graphs. So I'm So- just trying to do it again. ओके, आप क्या कर हाँ। सकते हो ना मैम, यहाँ पे अगर, वैसे तो बार ग्राफ आना ही चाहिए, ठीक है, बट इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि बार ही होना चाहिए, तो कैन मेक सम अदर ग्राफ ऑल्सो। वैसे मार्क्स वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक के साइड पे एक एरो है जिसको आप ड्रॉप डाउन एरो बोलते हो, तो यहाँ पे Yeah. भी बार आ जाएगा। That's what I'm saying. I tried doing that only. हाँ, I have completely cleared out my sheet and I'm trying to do the whole thing again. So हाँ, I've got the bar, but I just want to know, when you are picking up and dropping the product into the color section, हाँ you are जी, picking from the left corner of the sheet or you are picking yes. from the column section? नो एग्जैक्टली मैम, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और शायद यहाँ पे गड़बड़ हो रही होगी। यू ऑलवेज पिक इट फ्रॉम हियर, नेवर फ्रॉम That, हियर। हाँ जी, yeah. I think so. That's the reason I was having the yes, issue. yes. In fact, Mansi ma'am brought out a very important thing for all of us. आपने देखिए, आपने सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देनी है। मैंने क्या किया, हमने क्या किया, पहले प्रोडक्ट उठाया, कॉलम में डाला, फिर सेल रेवेन्यू उठाया, रो में डाला, तो इसने हमें एक ग्राफ बना के दे दिया। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्लीट हो गई। अब हमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, वो यहाँ पे लेफ्ट साइड से चीजों को उठा के देनी है। आपने उसका कलर चेंज करना है, यहां से उठाओ प्रोडक्ट, कलर में डालो तो कलर चेंज होगा। अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट उठा लोगे तो कॉलम से गायब हो जाएगा, तो नहीं करना। अगर आपने प्रोडक्ट का साइज चेंज करना है तो प्रोडक्ट को यहाँ से उठाओ और साइज में डालो। प्रोडक्ट को लेबल करना है, प्रोडक्ट यहाँ से उठाओगे, लेबल में डालोगे। आपने कुछ भी, एक बार आपने कॉलम और रो में डाल दिया तो आपने इसको यहाँ से नहीं हिलाना, ठीक है। आई थिंक मैम अब वो हो गया होगा सॉर्ट आउट, है ना। एनी अदर डाउट्स प्लीज? परफेक्ट। तो ये मेरी शीट 1 हो गई है। यहाँ पे मैंने ना प्रोडक्ट वाइज सेल इसको मेंशन कर दिया है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे बॉटम में लिखा होगा शीट 1, ठीक है। मैं शीट 1 को डबल क्लिक कर देती हूँ और इसको भी हम शीट को भी नाम दे देते हैं, क्योंकि जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा नहीं तो शीट 1 को डबल क्लिक करके मैंने लिखा प्रोडक्ट वाइज सेल्स, दैट्स इट। तो मेरी शीट भी ये नेम हो गई। तो मैंने यहाँ पे भी इसका वो चेंज करना है, इसका टाइटल चेंज करना है, यहाँ पे शीट में भी चेंज करना है, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया, दैट्स इट। अब मैं शीट 2 पे जाती हूँ। मुझे पता चल गया कि ये जो डाटा है इसमें ये कैटेगरी सबसे अच्छा, ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये प्रोडक्ट सबसे कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब मैं चलती हूँ शीट 2 में। मानसी मैम, हो गया था वो सॉर्ट आउट? आई थिंक आप थोड़ा वो गए थे। Yes, ma'am. Yes. वो कॉल आ गई थी, मैम, सॉरी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फाइन, ठीक है। अब Thank you, ma'am. सेकंड, Thank you so much. कोई बात नहीं मैम। अब हम सेकंड चलते हैं कि हम देखना चाहते हैं, हमने देख लिया किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा बिक्री है, हम देखना चाहते हैं
किस कैटेगरी में प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कोई भी क्वालिटेटिव चीज है कॉलम में, कोई भी नंबर वाली चीज है रो में, और ड्रैग एंड ड्रॉप तो सबसे पहले मैंने कैटेगरी को उठाया, यहाँ कॉलम में डाल दिया, डन। और मैं देखना चाहती हूँ कैटेगरी वाइज कितनी सेल हुई है, तो ये सेल रेवेन्यू था, यहां से मैंने सेल रेवेन्यू उठाया और इसको डाल दिया रो में। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट तो ये क्या करेगा, एक बार चार्ट बना देगा। अब इसके अंदर भी आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, अब एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये एक बॉक्स है मार्क्स वाला, जो भी हम मानसी मैम के साथ एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है ऑटोमेटिक का, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझसे पूछेगा कि आप बार चाहते हो, बार तो भी है ही है, चलो। आप इसकी जगह एक लाइन चार्ट चाहते हो तो लाइन बन जाएगी, ऑब्वियसली इसको हम लेबल वगैरह बाद में कर देंगे। इसके अलावा आप एरिया चार्ट चाहते हो तो इस तरीके से एरिया आ जाएगा, लेबल वेबल हम कर देंगे बाद में, कलर भी चेंज कर देंगे। आप बार की जगह स्क्वायर्स चाहते हो तो ऐसे स्क्वायर्स आ जाएंगे, ठीक है। आप सर्कल चाहते हो तो सर्कल आ जाएगा। बट ये इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लगते, ऑब्वियसली मैप नहीं आएगा क्योंकि इट इज नॉट अ ज्योग्राफिकल चार्ट, बट आप कर सकते हो। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है बार अच्छा लग रहा है तो हम बार कर लेते हैं। अब बार ऐसा हो सकता है क्योंकि जब भी हम एक डैशबोर्ड बनाते हैं हम ये चाहते हैं कि चार्ट्स अलग अलग तरह के हो। अभी शीट 1 में आप ये देखो हमने एक बार चार्ट यूज कर लिया है, तो अब दोबारा क्यों यूज करना है उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास, मैं थोड़ा सा साइड करती हूँ, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे शो मी वाले। अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे शो मी का बटन है, आप उसको क्लिक करो। ये देखो ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या ग्राफ इसके साथ रेलेवेंट है। तो मुझे इसको बोलते हैं ट्री मैप चार्ट, तो मुझे ऐसे लगता है हम ये डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये वाला चार्ट है, हम ये वाला चार्ट डाल सकते हैं कि हर एक कैटेगरी आ गई उसके अंदर सेल आ गई। तो ये चार्ट है, हम ये डाल सकते हैं, बट इसके अंदर मजा सा नहीं आ रहा है। ये एक टेबल है, इसको हम एडिट करके बढ़िया बना सकते हैं। टेबल में आपको पता चल गया बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए कि ये कैटेगरी इसके अंदर ये देखो सेल रेवेन्यू है, ये है। पर मुझे लगता है ये एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट भी डाल सकते हैं, हम इसको फुल साइज का कर देंगे। तो मुझे लगता है क्योंकि हम बार चार्ट यूज कर चुके हैं तो इस बार हम एक पाई चार्ट यूज करते हैं। तो क्या करो, शो मी पे जाके हम इस पाई चार्ट को क्लिक करते हैं, ठीक है। ये पाई चार्ट आ गया होगा आपके पास। अब हम इस पाई चार्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? पवन जी आई थिंक, हाँ जी सर। जी मैम, सॉरी अगेन। नहीं। बस पार्टिसिपेंट को अटेंडेंस के लिए कहना है कि अपनी अटेंडेंस एक बार आप मार्क कर दीजिए। जी जी थैंक यू मैम। ओके, पार्टिसिपेंट्स कैन जस्ट मार्क देयर अटेंडेंस। ओके, तो ये है आपकी शीट 2। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये वाले सारे ऑप्शंस बड़े हैंडी हैं, बड़े काम के हैं। अब आप देखो आखिरी से तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे लास्ट से तीसरा ऑप्शन अगर आप कर्सर लेके जाओगे वो कहेगा फिट। क्यों जाना चाहते हैं हम इस फिट वाले ऑप्शन में? इतना छोटा सा बार डायग्राम है ना, ये तो नहीं अपीलिंग लग रहा है। तो लास्ट से थर्ड ऑप्शन है फिट, और इसको क्लिक कर देंगे हम। एंटायर व्यू, स्टैंडर्ड फिट विड्थ फिट हाइट, लास्ट ऑप्शन है एंटायर व्यू, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो देखो ये आपका चार्ट सेंटर में आ गया और ये पूरे बड़ा हो गया, विच इज गुड। अब मुझे ऐसे लग रहा है एक तो मुझे कर्सर लेके जाना पड़ रहा है, तो अगर मैं इसको पब्लिश कराऊंगी तो कैसे पता चलेगा किस कैटेगरी में क्या रेवेन्यू है? तो यहाँ पे कैटेगरी भी लेबल करनी पड़ेगी और मुझे रेवेन्यू भी लेबल करना पड़ेगा। पहले कैटेगरी को लेबल करते हैं। तो ये रही कैटेगरी, इसको ड्रैग करेंगे और लेबल में ड्रॉप कर देंगे। कैटेगरी को ड्रैग किया, लेबल में ड्रॉप कर दिया, बढ़िया। ये हमारे पास कैटेगरी आ गई कि ये इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, आर्ट, स्टोरेज, मोबाइल, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि सेल रेवेन्यू को भी लेबल करना चाहिए, तो यहाँ से सेल रेवेन्यू उठाऊंगी मैं और यहाँ पे लेबल कर दूंगी। सो आई पिक अप द सेल रेवेन्यू हियर, आई पुट इट इनटू लेबल। तो आप ये देखो बहुत बढ़िया है ना, ये आपकी कैटेगरी के साथ साथ सेल रेवेन्यू भी आ गया है। तो आपने देखना है, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये ना बहुत ओवर कलर्स हो गए, इस कलर को थोड़ा कम करें, तो कैटेगरी को उठा के दोबारा कलर में डाल दो। कैटेगरी को उठाएंगे फिर से कलर में डाल देंगे, तो वो डिफरेंट हो गए कलर्स आपके, ठीक है।
इट इज, हाँ, तो मेरे ख्याल से मैंने पैलेट वो सिलेक्ट किया हुआ है, ये तो जनरली उसके शेड्स चेंज हो जाते हैं। तो आपने सिंपल काम क्या किया, यहाँ पे शो मी पे गए, ठीक है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपने कैटेगरी को उठा के कॉलम में डाला, सेल रेवेन्यू को उठा के रो में डाला, शो मी पे गए, आपने यहाँ पे पाई चार्ट क्लिक किया, वो छोटा सा पाई चार्ट आया होगा। यहाँ से लास्ट से तीसरा ऑप्शन है फिट का, फिट में आपने क्लिक किया था एंटायर व्यू, तो ये सेंटर में आ गया। स्टार्टिंग में ना ये लेबल्ड था कैटेगरी ना सेल रेवेन्यू, सो यहाँ से कैटेगरी उठाई, लेबल पे डाला, लेबल हो गया। यहाँ से सेल रेवेन्यू उठाया, लेबल पे डाला, सेल रेवेन्यू भी लेबल हो गया। अब हमारे दो काम है, यहाँ पे टाइटल डालना और शीट को नेम करना। तो दो तरीके हैं उसको करने के, यहाँ पे हम शीट को लेबल कर सकते हैं या फिर से नीचे कर सकते हैं, या फिर अगर आप जहाँ पे शीट 2 लिखा है इसको डबल क्लिक करोगे, जैसे कि ये, इसको डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे जो लिखोगे ऑटोमेटिकली वो ऊपर भी आ जाएगा। मतलब जैसे आप शीट को नेम करोगे वो टाइटल भी आ जाएगा। तो अब मैं शीट को नेम कर देती हूँ, ये है मेरी कैटेगरी वाइज सेल्स, दैट्स इट। तो जैसे आपने कर्सर कहीं और क्लिक किया वो ऊपर आ गया। सो ये हमारे दो ग्राफ हो गए, एक तो प्रोडक्ट वाइज सेल हो गया, दूसरा हर कैटेगरी में कितनी बिक्री हो रही है वो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी शीट पे, हम 4 डायग्राम बनाएंगे, फिर उसका एक डैशबोर्ड बनाएंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर एनी वन ऑफ यू कैन आल्सो शेयर देयर स्क्रीन एंड शो अस कि आपने कैसा डैशबोर्ड बनाया। तो अब हम चलते हैं तीसरी चीज के ऊपर। अब मुझे अगर पता करना हो, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमने एक्सेल फाइल देखी थी, फिल्टर लगाया था, तो ये 3 सालों का डाटा था, ठीक है। अब मुझे देखना है, आपसे कोई पूछ ले कि आप हमें बताओ 3 साल में किस महीने में सबसे ज्यादा सेल हुई। एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी अप टिल दिसंबर, तीनों साल को मिला के कोई एक साल तो होगा जो आपकी सेल सबसे ज्यादा है। तो मुझे बताओ किस महीने में सबसे ज्यादा सेल हुई। तो मुझे पता है, मुझे मंथ को रखना चाहिए कॉलम में और सेल को रखना चाहिए रो में। प्रॉब्लम ये है, तो उठाएंगे, वी पुट इट इनटू द कॉलम, और सेल रेवेन्यू को यहां से उठाओगे, वी पुट इट इनटू द रो। अब ये ऑटोमेटिकली 3 साल का डाटा आ गया कि 2020 में इतना सेल जनरेट हुआ, 2021 में 31,10,690 रुपए की सेल हुई, और 2022 में 31,73,680 रुपीज की सेल हुई। बट ये तो साल वाइज आ गई ना सेल, मुझे तो हर महीने की चाहिए। तो कॉलम में ही ईयर है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन मतलब एक एरो है, आप इस एरो को क्लिक कर लो। जैसे ही आप इस एरो को क्लिक करोगे वो आपसे पूछेगा आपको क्वार्टर वाइज सेल चाहिए, हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर वाइज सेल दूं, मंथ वाइज सेल दूं, डे वाइज सेल दूं कि कैसे दूं। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे मंथ वाइज सेल दे दो, तो मंथ पे क्लिक कर लिया। अब ये मेरा, क्योंकि आप ये चैट विंडो थोड़ी आ रही है, अब आप ये देखिए, ये प्रॉपर पूरे मंथ वाइज सेल है ना, कि जनवरी में इतनी सेल हुई, 3 साल का डाटा था 2020, 21, 22, तो तीनों साल के जनवरी में इतनी सेल हुई, और सबसे ज्यादा सेल हुई है जुलाई में, और तीनों साल के जुलाई में, जुलाई 2020, जुलाई 2021 और जुलाई 2022, तीनों को मिला के दिस इज द सेल रेवेन्यू दैट वी हैव जनरेटेड। तो अब आप इसको लेबल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे शो मी के ऑप्शन में आपके पास कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे एरिया चार्ट। ये जो एरिया चार्ट्स आप ये दोनों देख रहे हो, बड़े इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव चार्ट्स हैं। इस चार्ट को आपने क्लिक किया यहाँ पे, तो आपके पास ये एरिया चार्ट आ गया, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कोई भी चार्ट डाल सकते हो। मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने ये वाला चार्ट डाला है, ठीक है। आप ये वाला भी डाल सकते हो जिसमें ऐसे आ रहा है, सो योर विश। तो मैंने ये वाला एरिया चार्ट डाल दिया, आपने कुछ और चार्ट डालना है, आपकी मर्जी है। इसको थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव बना देते हैं। हम क्या करेंगे, मुझे ऐसे लगता है कि तो सेल रेवेन्यू लेबल्ड होना चाहिए, तो सेल रेवेन्यू को उठाया, लेबल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो मेरे पास आ गया कि देखो फरवरी में तीनों साल में इतना सेल रेवेन्यू था, मैक्सिमम था जुलाई में, पीक से पता चल रहा है, ये सेल रेवेन्यू है जुलाई में, ठीक है।
और मुझे लगता है कलर जो है, कलर थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है, तो मैंने क्या किया, ऑर्डर डेट के अंदर मैंने मंथ सिलेक्ट किया था, तो मैंने ऑर्डर डेट को उठाया, कलर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो अब कलर डालने से आपका और भी ज्यादा वो इनहैंस हो गया। वो कैसे हुआ कि ये देखो, आपका ये मंथ और ये सेल रेवेन्यू, तो ये उसने पूरा बता दी। जुलाई, अगर आप जुलाई की बात करोगे 2021 में इतनी सेल हुई है, 20, 21, 22 में इतनी सेल हुई है, तो ये आपका ऑर्डर डेट आ गया। अब हम नीचे इसको चेंज कर देंगे, आप इसको कर दोगे मंथ वाइज सेल्स। आपकी मर्जी है टोटली कि आप इसको कैसे करना चाहते हो। मुझे ये अट्रैक्टिव लग रहा है, मैंने ये किया, आपको कुछ और अट्रैक्टिव लगता है, आप कुछ और कर लीजिए, है ना। 4 ही डायग्राम बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे डैशबोर्ड। 3 तो बन गए, चौथा लास्ट हम बना देते हैं। अब एक और हम इसका फीचर एक्सप्लोर करेंगे, लास्ट फीचर जो है फिल्टर का। एग्जाम्पल, अगर मुझे देखना हो कि कोई आपसे पूछे कि भाई चाहे 10,000 कस्टमर हो, हर कस्टमर से कितनी सेल जनरेट हो रही है, तो ये कस्टमर का नाम, तो आप कस्टमर का नाम उठा के कॉलम में डाल दो, सेल रेवेन्यू को उठा के रो में डाल दो, सिंपल बात है। तो और ग्राफ बन जाएगा। ये रहा कस्टमर का नाम, मैंने उठाया कॉलम में डाला, ये रहा सेल रेवेन्यू, मैंने उठाया और रो में डाला। अब जरा आप देखो ये कितने सैकड़ों कस्टमर हैं और हर कस्टमर की कितनी सेल है। ये कोई कस्टमर है 345, बहुत ज्यादा ऑर्डर करता है, हमें 3,20,000 की सेल है।